बीजेपी के बारे में आपका क्या तासुर है कि आप सामने से बोल रही ना मैं चोर हूँ, काम चाहे वो हो ये और सब भी तो वही कर रहे हैं। वो खुल के तो बोल रहा मैं ईमान वाले का दुश्मन हूँ और रहूंगा। तो ऐसी क्या वजह है कि वो जीतना भी नहीं चाहते और किसी के साथ जुड़ना भी नहीं चाहते? भड़काऊ भाषण जो है राइट विंग पार्टीज वगैरह देती है, तो एक इल्जाम अक्सर एमआईएम के ऊपर लगता है कि यार ये भी मुसलमानों के राइट विंग है, बस सिर्फ फर्क ये है कि वहाँ पे ऑरेंज कलर या ग्रीन कलर है। तो दुनिया में चिल्ला रहा है आओ ईमान की तरफ, आओ ईमान की तरफ, कोई आने तैयार नहीं। लोग ये कहते हैं कि यार ये एमआईएम का काम ही है, ये अपने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं और वोट कट जाते हैं मुसलमानों का। आम आदमी पार्टी हमारे बाद आई जी और उसके बाद आपने देखा होगा वो सब जगह खड़ा है। जी तो कोई ने आज तक मैंने नहीं सुना आम आदमी पार्टी को बोलते हुए कि ये वोट कटा रहे और ये कटा रहे। इतना साल अरसा हो गया तो 10 साल में मतलब एमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, पार्टी उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो ये अरशद साहब की भी यही बात है कि ये नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मगर इनके बच्चे आएंगे। एक इल्ज़ाम रहता है सारी सेक्युलर पार्टीज के ऊपर कि तुमने एक मुस्लिम नेता खड़ा नहीं किया है तो तुम मुसलमान का काम क्या कर रहे हो? तो असद साहब ने अपने अलावा किसको खड़ा किया? मुसलमान जब वोट देता है तो उसके बाद उसको मतलब जलील करने के लिए खड़ा करता है। एमआईएम इतनी ऑनेस्ट और सिंसियर है और एमआईएम के अंदर जैसे बड़े लीडर्स हैं माशाल्लाह से, आप भी बॉम्बे के अंदर वन ऑफ द कोर लीडर्स में से आते हैं, तो ये इंडिया अलायंस इनको साथ में क्यों नहीं लेते? जितना यशवंत यादव ने काम नहीं किया होगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ वारिस पठान की, मैं काम बता रहा हूँ, जी उतना किसी ने भी मदनपुरे के अंदर काम नहीं किया, सब बिल्डिंगों में। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुसलमानों से? टीका लगा के आ जाओ तो तुमको वोट मिल जाएगा, मगर टोपी वाले को वोट नहीं देंगे लोग। आज अगर उनका इंतकाल हो जाता है तो एमआईएम को आप कहाँ देखेंगे, बताइए जरा आप। असद साहब के बाद कौन? हम्म, तो असद साहब के बाद अकबर साहब है ना। पॉलिटिकल पार्टी आपका घर कैसा हो? सबसे पहली बात, घर नहीं होता आपके लिए नहीं होता, मेरे लिए वो फैमिली हो गई, घर नहीं हुआ तो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो द उम्मा थिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह, आई नो थोड़ा सा डिले हो गया बट इंशाल्लाह आज हमारे पास है ना, नॉर्मली हम स्टूडियो में वीडियोस करते हैं पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इनविटेशन हमें दिया गया है माशाल्लाह हाजी साहब की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत उम्दा शख्सियत है, अभी तक हमने पॉडकास्ट शुरू भी नहीं किया, इंटरव्यू शुरू भी नहीं किया, पर उनसे पहले ही बात करके गुफ्तगू में एक अंदाज़ा मिल गया कि काफ़ी धमाकेदार डिस्कशन होने वाला है, लॉट ऑफ पॉइंट्स बीइंग एड्रेस्ड इंशाल्लाह, और उनकी ज़ाती पर्सनैलिटी भी आपको खुद को अंदाज़ा हो जाएगा। सो वी आर बैक अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अल्हम्दुलिल्लाह ही रिप्रेजेंट्स अ पार्टी कॉल्ड AIMIM, राइट। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि कंट्रोवर्शियल है, ये है वो है, बट अल्हम्दुलिल्लाह एज यू ऑल नो कि उम्मा थिंग्स के अंदर हम सीधे सवाल करते हैं, सवाल के एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, काउंटर क्वेश्चंस करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच में हाजी साहब मौजूद हैं। और मुझे अभी अभी पता चला है कि हाजी साहब का एक लकब दिया गया है AIMIM पार्टी के अंदर, अल्लाह अकबर के नाम से। सो अल्हम्दुलिल्लाह अगर MIM के कोई व्यूवर्स देख रहे होंगे तो वो अंदाज़ा लगा लेंगे हम किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। सो हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वेलकम टू उम्मा थिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इकबाल भाई हैं, यासिर इब्ने मुनव्वर खान आपके बीच में भी मौजूद है, और मेरा खुद का एक चैनल है द कॉर्नरस्टोन क्रॉनिकल्स, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। बट एनी विच फेस, विदाउट गोइंग टू फर्दर डिले, हमारे पास में इतनी उम्दा शख्सियत हाजी साहब मौजूद हैं, AIMIM के ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन स्ट्रॉन्ग लीडर्स में से माने जाते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर, एंड ही इज अलॉन्ग विद अस। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। फॉरमोस्ट जज़ाकल्लाह खैर हमें इनवाइट करने के लिए अपने घर पे अपना कीमती वक्त निकाल करके इंशाल्लाह। सो कैसा फील कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी लाइफ का पहला है। अच्छा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो ये पहला होगा और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह उम्दा भी होगा, और आई एम अज्यूमिंग कि इंशाल्लाह हम लोग इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें आगाज़ कर पाए इंशाल्लाह। सो हाजी साहब, टू बिगिन विद थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन माशाल्लाह से। बेसिकली हाजी साहब, पहला सवाल कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म क्यों, आपने पॉलिटिकल एक्टिविज्म की शुरुआत क्या वजह से की? जैसे अलग अलग लोगों के पास अलग अलग रीज़न होते हैं, आपको ऐसा लगा कि उम्मत के मुफाद के लिए ये चीज़ अब करना चाहिए? क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि माशाल्लाह से आपका एक खुद का ज़ाती बिजनेस है, तो अपने बिजनेस को, अपने आराम को छोड़ करके माशाल्लाह से पॉलिटिकल एक्टिविज्म में आना, उसकी वजह क्या थी, नंबर वन? एंड सेकेंड, आउट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस, ये XYZ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन सबको छोड़ करके AIMIM ही क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई भी और इकबाल भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोई लायक नहीं था, आप लोग ने मेरे को लायकदार बना दिए। सुभान अल्लाह। हाँ, आपका सवाल है जो है बहुत अच्छा सवाल है। मेरा सवाल, आपका जो सवाल था ये था कि आप इसमें क्यों। पहली बात, मैं सबसे पहले जाने वाला था समाजवादी पार्टी के अंदर, अच्छा, अबू आसिम। आबू हाशिम के साथ में। तो आबू हाशिम के साथ में जाने वाला, तो आबू हाशिम जो एक मुसलमान जी, चेहरा है, मैं उनके साथ में मतलब बहुत काम किया। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक में 2014 में हमारे जोगेश्वरी से लोगों ने बोला कि भाई MIM जो पार्टी है मुसलमान की पार्टी है, जी,
और ये अल्लाह रसूल को मानने वाली है और जान लेने देने के लिए Ready. गैर के साथ खड़ी है। तो आप इधर पे आओगे तो आपका जो है काम करने का सही मौका मिलेगा। हो जाएगा। तो मैंने फिर 2014 में असद साहब से मतलब अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ में जाके मीटिंग की हम लोग। अच्छा। वहाँ जाके मीटिंग करने के बाद हमसे उनकी तालमेल हुई। फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझको टिकट दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। अच्छा। तो किसी को इतना ये नहीं मालूम था कि ये आदमी 24-25 हज़ार लमसम में माशाल्लाह। कम बेस में लेगा बोल के। ये एमएलए इलेक्शंस की बात है। एमएलए इलेक्शन 2014। 2014। ठीक। उसके बाद हम तो ऐसे ही जज्बाती थे, ईमान तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कहीं पे भी कोई चीज़ ना देखते हुए हमने आँख बंद करके काम करना चालू कर दिया। सुभान इलेक्शन तो हार गए मगर हमने अपने आप को नहीं हारे और माशाल्लाह। हमारा काम चलता रहा। तो इसी से मिलता जुलता एक सवाल कि आप कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर, तो कितना अर्सा हो गया आपको एमआईएम के साथ जुड़े हुए? 2014 से आप गिने अभी। जी, तो ऑलमोस्ट उस 10 दरमियान साल। उस दरमियान में मैं कुछ ब्रेक लिया था जो दूसरी पार्टी से 2019 में मैं इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, बीच में आपने दूसरी पार्टी से इलेक्शन दिया। वंचित बहुजन। राइट। सो थोड़ा सा आपने जैसा बताया कि आप एमआईएम की लीडरशिप से मिले, अकबरुद्दीन साहब से मिले। सो आपको ऐसी क्या चीज़ मुतासिर की? जैसे आपने छोटा बंद अल्फाजों में तो कह दिया कि यार उनकी इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग और थियोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव सेम है, पर आपको ऐसा क्या लगा कि नहीं यार, आउट ऑफ ऑल द थिंग्स, ऑल द पार्टीज, ये एक ऐसी चीज़ है ना कि यार ये इसको है ना उसका मुस्तहिक बनाती? कौम में मरने मिटने वाला, कौम को जगाने वाला आदमी। तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि बाकी सारे जो मुसलमान लीडर दूसरी पार्टीज में हैं उनके अंदर वो जज्बा नहीं है? बता दो आप, एक आदमी भी बताओ कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने टक्कर में कोई आदमी खड़ा है बोल के, सिर्फ बताओ एक आदमी, मैं भी घुटने के बल पे खड़ा हो जाऊंगा। एक आदमी बताओ, सिर्फ एक आदमी। सुभान अल्लाह। हाजी साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि अपना क्या नाम है इनका, अबू आसिम आजमी साहब, तो कई लोग उनके फॉलोअर्स या उनके मानने वाले ये कहेंगे यार उन्होंने भी ये काम किया। अबू हाशमी जो है, अबू हाशमी एमएलए है जी। ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राइट। जो सेंटर में जाके चिल्ला रहा है और जो बॉर्डर पे चिल्ला रहा है, सेंटर में और बॉर्डर में फर्क आ रहा है भाई। सही बात। बॉर्डर पे और सेंटर में, बॉर्डर पे खड़े रहेगा तो सिर्फ एक बॉर्डर आदमी देखेगा और सेंटर में खड़े रहना दुनिया देखेगी उसको। तो दुनिया में चिल्ला रहा है आओ ईमान की तरफ, आओ ईमान की तरफ, कोई आने तैयार नहीं। सब बोलते हैं कटू है, ये काटू है, वो गैर लोग बोलते हैं ये कटेला, तो लोग अभी हमारे मुसलमान लोग बोलते हैं कि ये काटू है, वट काटा। सुभान अल्लाह। नहीं, उस पर भी हम लोग गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। बट जनरली क्योंकि अब आप एमआईएम को रिप्रेजेंट करते हैं, सो एमआईएम एज अ पार्टी उनका मकसद क्या है? तो फॉर एग्जांपल, क्या ये एक पैन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी, ऑब्वियसली अभी उन्होंने बिहार में भी इलेक्शंस लड़े, यूपी में भी इलेक्शंस लड़े, तो क्या ये हमेशा से विजन था कि हमें ऑल अक्रॉस इंडिया एक पैन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी बननी है, या जहाँ जहाँ मुस्लिम पॉकेट्स हैं उन्हीं को टारगेट किया जाए? देखो, सबसे पहली बात ये कि मेरे को आप क्यों लाइक करेंगे जी। मुसलमान के साथ? अगर मैं मेरा गाना जाके या नबी सलाम अलैकुम बोलता हूँ गैरों में, तो क्या बोला अरे क्या गा रहा है ये? बराबर। तो यही चीज़ मुसलमान में अगर गाता हूँ तो लोग इज्जत देंगे, खड़े हो जाएंगे, भाई अल्लाह के रसूल को सलाम पेश करता हूँ। बेशक। तो जहाँ पे जो चीज़ की पहले कदर होती है पहले वहाँ पे बोली जाती है। बेशक। तो पहले हमारे मुसलमानी हो जाग जाए, वही सबसे बड़ी चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह, फेयर है ना। तो उसके हिसाब से पहले तो हम हमारे वाले को बुलाएंगे, फिर उसके बाद दूसरे को बुलाएंगे। टीका और टोपी तो एक साथ हो ही नहीं सकते। अब होगा इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। असद साहब की मेहरबानी से, अल्लाह के बाद, जी बेशक, असद साहब की मेहनत से, तो अल्लाह सब जगह कामयाब कर देगा हमको। सुभान अल्लाह। इतना साल अरसा हो गया, तो 10 साल में मतलब एमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जहाँ थे वहीं के वहीं हैं, पार्टी उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है। आपको कैसे मालूम कि नहीं बढ़ रही है? आपको कैसे, एक बात बताओ, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को कब से जानते हो? छोटा सा सवाल है, सिर्फ मेरा और आपका सवाल है, कॉमन का नहीं है, मगर ये बताइए कि आप असदुद्दीन ओवैसी को कब से जानते हो? जब से वो टीवी में दिखने लगे, है ना? नॉर्मल। तो इसका मतलब हम कामयाब है। 4 या 2 एमएलए से, 6 एमएलए से कुछ नहीं होता। हर घर घर में हम घुस के जा रहे हैं इंशाअल्लाह रहमान। कल ऐसा वक्त आएगा, अल्लाह के रसूल की एक हदीस बताता हूँ, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब दुश्मनों ने मारा था पत्थर, नौजुबिल्लाह माजल्ला, तो आपके लहू मुबारक जूते मुबारक में आ गए थे, तो आपने निकाला था और ऐसा किया था, लहू मुबारक निकाला। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उस टाइम हाजिर हुए, बोले आप फरमाए तो दोनों पहाड़ के बीच में मैं चुनवा दूं, चुनवा दूं, बेशक, दबा दूं इन लोगों को। तो आपने फर नहीं, ये नहीं, इनकी औलाद आएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये असद साहब की भी यही बात है कि ये नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मगर इनके बच्चे आएंगे। आज वो हो रहा है, 10 साल हुआ। आज मेरे को ये बता दो कि इंडिया लेवल, मैं तो वर्ल्ड में बोलूंगा मगर मैं कम से कम मैं आपसे बताऊंगा कि इंडिया लेवल में कौन आदमी असदुद्दीन ओवैसी को नहीं जानता है। बेशक। तो हम
इलेक्शन जीतना बड़ा कमाल नहीं है, लोगों का दिल जीतना बड़ा कमाल है। आज हम लोगों के दिल में है, कल बाहर भी आएंगे बेशक। इलेक्शन में। नहीं, जैसा असद साहब का एक इल्ज़ाम रहता है सारी सेक्युलर पार्टीज़ के ऊपर कि तुमने एक मुस्लिम नेता खड़ा नहीं किया है तो तुम मुसलमान का काम क्या करेंगे। तो असद साहब ने अपने अलावा किसको खड़ा किया? इम्तियाज जलील हार गए वो तो। जीते थे ना। मतलब जैसा वो बोलते हैं ना कि तुम एक नेता को जिता नहीं पाते, तो उन्होंने खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इम्तियाज जलील को सेकंड टाइम पे जिताया, दूसरी टाइम हारे तो हमारी हमारी कमी है ना। हार किधर से? हमसे, उनसे नहीं है। बेशक। साफ ये हार किधर आती है? मैंने तो मेरी कोशिश किया ना। अब आप उसको हरा रहे हो तो वो तुम्हारी कमी है या असद साहब की कमी है? जैसा उनका दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को एक आर्गूमेंट रहता है ना, इल्ज़ाम रहता है कि तो- आप जो है एक मुस्लिम लीडर को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो जैसा ये उनके ऊपर इल्ज़ाम डाले, तो आप भी तो किसी को नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। दूसरे टाइम तो इम्तियाज जलील हार गए, तो आप क्या कर रहे हैं? एक आज की आर्गूमेंट बनता है ना। तारीख में इससे पहले अभी जो 2024 का इलेक्शन एमपी का हुआ तो कम से कम मेरे हिसाब से 25 आदमी कम बेज में खड़े हुए, मगर कोई एक भी नहीं जीता गया। और उसके बावजूद एक एमपी जो था उसको भी हरा दिया। तो ये कमी हम में है, उनमें नहीं। हम कोशिश करते रहेंगे। जी बिल्कुल। इंग्लिश में कहावत है, ट्राई एंड ट्राई अंटिल यू सक्सीड। साहब वही काम बेशक। कर रहे हैं। सही बात। मैं एमआईएम कोशिश कर- पार्टी, एमआईएम की पार्टी जो है ये अपने आप को सेक्युलर बोलती है, या जैसा बीजेपी एक जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है वो लाइन ऑफ एक्शन पे है? नहीं, हम लोग सेकुलर है, हम आप सबको लेके चलते हैं। असद साहब सबको लेके चलते हैं। ठीक। इसी से एक मिलता जुलता एमआईएम पे थोड़ा सा आते हैं, मगर एमआईएम के अलावा जो पॉलिटिकल इंडिया के पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस है, तो इंडिया अलायंस से उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? चार चोर मिल के अगर एक साहूकार खड़ा कर देवे मैं उसको वही चीज़ समझूंगा। और हम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए खड़े हो गए। देखो, हम यहाँ से अरविंद सावंत खड़ा हुआ, जी बहुत जगहों से मुसलमानों का सपोर्ट हुआ। आपको मालूम है कोल्हापुर के अंदर जो मस्जिद तोड़ी गई, जी आपको मालूम है उधर पे कोई आवाज़ नहीं हुई। राइट क्यों नहीं हुई? राइट। हमको जरूरत सिर्फ तुम्हारे वोट से है, हाँ। तुम्हारे से नहीं है। तुम मरते कल नहीं आज मर जाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अगर कोई ने बोला हो तो बताओ, चाहे ठाकरे ने, चाहे शरद पवार ने, बराबर। चाहे किसी और ने भी बोला, नहीं बोला, कुछ भी नहीं। तो आप क्या बोलेंगे? अरविंद सावंत हमारे यहाँ से थे, हाँ। वन साइड इलेक्शन हुआ है, वन साइड। वो क्या करेंगे? उसको क्या बोलूं? सो बेसिकली आपकी बात से ये तासुर हो रहा है कि इंडिया अलायंस जो है इट्स लाइक वर्ड कि हाँ भाई तुम सिर्फ वोट दो, बाकी काम हमको वो करना बेवकूफ बनाने की कंपनी। मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और जा रहे हैं और करते रहेंगे। हम बेवकूफ है, मुसलमान बेवकूफ है, साफ बात। जिसको बुरा लगता होगा उसके लिए माफी, है। मगर है। ठीक है, इंडिया अलायंस के बारे में तो अपने अपने ख्यालात का बहुत अच्छे से इजहार कर दिया। व्हाट अबाउट बीजेपी? हाजी साहब, बीजेपी के बारे में आपका क्या तासुर है? बीजेपी सामने से बोल रही ना मैं चोर हूँ, सामने से तो बोल रही है, अच्छा, तो उसमें हमको क्या बोलने का? उसके लिए हमारा क्या बोलना है? चोर से क्या मुराद है? चोर से क्या? चोरी रहेगा। चोर चोरी रहता है, सौकार होगा नहीं। वो तो खुल के बोलती है मुसलमान नहीं चाहिए। राइट। क्या कांग्रेस बोल रही है? हम्म, क्या एनसीपी बोल रही है? बराबर क्या उदय ठाकरे बोल रहे हैं? बराबर। शिवसेना बोल रही है? कोई भी नहीं बोल। ये तो बोल रही है ना, तो इसका सवाल ही नहीं आता अपने बीच में बोलने का। इसी से कनेक्टेड ये बोलना पड़ेगा ना कि मिसाल के तौर पर हाजी साहब होता है ऐसे ना कि बोलना एक अलग चीज़ है, एक्शन में क्या है। सो फॉर एग्जांपल अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार 50 साल में तो कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के राज के अंदर मेजोरिटी दंगे फसाद उनके राज में हुए। रहा सवाल शिवसेना से भी रिलेटेड, आज शिवसेना का स्टैंड बहुत अलग है, पर शिवसेना का पास्ट में वी नो व्हाट हैपेंड 92 राइट्स के अंदर। हमारे पास में श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है, हमारे पास में चीज़ें, ये सारी चीज़ें मुहैया हैं। सो काम चाहे वो हो ये, और सब भी तो वही कर रहे हैं। बीजेपी का फर्क ये सिर्फ ये है कि वो खुल करके बोल रहे हैं, बाकी खुल के नहीं बोल रहे। मैं यही आपसे बोला ना कि जो कॉमन में है तो उसको पकड़ के लाया। ये तो एक जगह खड़े होकर खुल के बोल ही रहा है ना, जी तो उसमें अपने को उसके बारे में सवाल करने का सवाल ही नहीं आता। कोई और सवाल उसके बारे में कराया जाए तो बात आएगी। बराबर। वो खुल के तो बोल रहा है मैं ईमान वाले का दुश्मन हूँ और रहूंगा। ये लोग थोड़ी बोल रहे हैं। फेयर इनफ। तो इनका तो ये मामले में आप ये क्वेश्चन में से बोलो ही मत। बिल्कुल पॉइंट, फेयर पॉइंट। एक अक्सर सवाल होता है कि अगर एमआईएम इतनी ऑनेस्ट और सिंसियर है, और एमआईएम के अंदर जैसे बड़े लीडर्स हैं माशाल्लाह से, आप भी बॉम्बे के अंदर वन ऑफ द कोर लीडर्स में से आते हैं, तो ये इंडिया अलायंस इनको साथ में क्यों नहीं लेता? या एंटी बीजेपी जो मूवमेंट है वो उनको साथ में नहीं? अभी रिसेंटली में हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसके अंदर भी जो एंटी बीजेपी पोजीशन बन रही है या ग्रुप बन रहा है, उसके अंदर भी मेरे ख्याल से एमआईएम ने पहल की है कि हम आपका साथ देना चाहते हैं। बट व्हाट इज द रीजन कि इनको साथ में नहीं लेना चाहते? इसमें एहसास तंतरी है। किसका?
ये जो 5 जन है ना इंडिया एयरलाइंस में, इनमें एहसास तमतरी है। हाँ। इसलिए कि अगर मैंने आज MIM को सपोर्ट किया जी। तो ये आज नहीं कल ये विन होएगी। आज अगर मेरे पास वारिस पठान एक मदनपुरे से लड़ा था, तो अब अगर ये इसको हम लोग ने अलायंस में ले लिए, मतलब ये वैल्यू में आ जाएगी, इसलिए इसको लाइन में नहीं ले रहे। अच्छा। साथ में ये लोग इसीलिए नहीं ले रहे, यकीन मानो बात को, हमारे लीडर खूब बोले, हाँ। इम्तियाज जलील ने खुद बोला कि भाई हम लोग आपके साथ आने तैयार है, आप सिर्फ बोले। मगर ये लोग इसलिए नहीं ले रहे कि आप लोग हीरो है, हीरो आदमी कहीं से भी आ ही जाएगा यार, आज यहाँ आज नहीं आए तो कल तो आएगा ही। तो इन लोगों को दहशत इसी बात की मेन पॉइंट। ठीक है, फेयर इनफ, वेरी वेल एक्सप्लेन। तो ये प्रकाश अंबेडकर साहब से आपकी युति क्यों टूट गई? उसके दिल की बात है। ठीक है, अगर प्रकाश अंबेडकर साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर मिलते हैं तो ये लोग तो मेरे ख्याल से एकदम नेशनल हीरो बन जाएंगे। देखो, जहाँ तक के मैं समझता हूँ कि ये जो सौदा होता है निकाह का, जी। वो कबूल होने का आपस का होता है। तो मेरे को उसका कबूल नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगा ना। असद साहब तो बोल रहे थे कि मतलब मैं तो हाँ, जब छुटा हुआ असद साहब बोले ना, तो आप भी बोल रहे हैं। हूँ। वो नहीं माने तो रीजन दिल से दिल ना माने तो उसके लिए कुछ जबरदस्ती तो कहीं भी नहीं है ना। ये बात बाहर नहीं आई ना, ये निकाह क्यों नहीं हुआ फिर? नहीं तो बोल दिया ना मैं, जब दिल ही नहीं मिल रहा है मेरा, तो मैं कैसा वो करूं। मतलब मैं प्रकाश अंबेडकर की तरफ से बोल रहा हूँ कि उनको हमारा दिल, हमसे दिल उनका नहीं मिल रहा होगा, मुतमईन नहीं होंगे वो। तो ये अभी खैर ये सवाल भी प्रकाश अंबेडकर साहब करके उनके ऊपर ही जाता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरा कि- नहीं आता इसमें भी। हाँ हाँ, ये सवाल उनसे ही रहे, लेकिन आपसे मैं ऐसा पूछ रहा हाँ, हूँ मैंने बताया knowledge के कि लिए जब कि- दिल ही नहीं मिलता है तो कहाँ से होगा। जैसे इस इलेक्शन में भी उनको एक सीट भी नहीं आई, तो ऐसी क्या वजह है कि वो जीतना भी नहीं चाहते और किसी के साथ जुड़ना भी नहीं चाहते? प्रकाश अंबेडकर के बारे में मैं किस तरीके से बोलूँ? ओके फाइन। फेयर इनफ। सेकंड, ये तो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर। एक अक्सर लोगों के इल्ज़ाम है, और हाजी साहब एकदम खोल करके मैं सवाल करूंगा। लोगों के इल्ज़ाम है कि मिसाल के तौर पे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एकदम अग्रेसिव बयान देते हैं, जिनके ऊपर काफ़ी सारे उनके ऊपर केस के मामला चल रहे हैं। सो अक्सर हम देखते हैं कि इंडिया का जो इस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप है, तो उसके अंदर आपके पास में राइट विंग लीडर्स हैं, स्पेशली बीजेपी या राइट विंग हिंदुत्व आउटफिट्स जो हैं, वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, खास करके मुसलमानों के खिलाफ। तो अक्सर सवाल ये उठता है ना कि आपके पास में भी तो ऐसे लोग हैं, स्पेशली टारगेटिंग टुवर्ड्स अकबरुद्दीन साहब या असदुद्दीन ओवैसी साहब के, इनके भी भाषण भड़काऊ भाषण है वो, वैसे हम हमारे लोगों को उकसाते हैं, आप आपके लोगों को उकसाते हैं। तो उसको आपको कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं, यहाँ उसका उसकाना नहीं है जी एक्चुअली। आप शायद गांव के जरिए से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा जी 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 कि एक बकरी चरावा होता है ना, जी 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 तो क्या होता है, उसके पास हजारों बकरियां होती है। राइट। तो वो क्या करता है, 4-5 जो उनके गार्ड्स होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, जी 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 तो वो कुत्ते को छोड़ दिया जाता है। जी तो हमारे मुसलमानों को है ना, जरूरी है डंडा लेने की, कि यहाँ से हकाल, वहाँ से हकाल, हकाल के इकट्ठा लाने की। Right. कुत्ते का मिसाल नहीं आएगा, मगर ये है कि आदमी जब, हमारे मुसलमानों में आप देखो बकरी की तरह ऐसा फैले हुए, जी जगह बहुत है, काम कुछ नहीं है। जी तो उसके लिए हम लोग जो है डंडा लेके खड़े हैं, सबको हकाल रहे, चल इधर से, राइट। तो उसको इकट्ठा कर रहे हैं। अब अगर लोग उस चीज़ को नहीं समझते, तो ये चीज़ हम लोग इनको समझाने के लिए कि भाई हकालना चालू है, तो इकट्ठा कर देंगे। तो अब अगर हम लोग तुम्हारे को चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे आओ एक तरफ, आओ एक तरफ, तो कोई नहीं आवा। बराबर। मगर अगर हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि तुम मुसलमान ऐसे नहीं ऐसे हो, तो फिर मामला अलग हो जाएगा। सो बहुत खूब आपने वो चरवाही की मिसाल दी। ठीक है, फेयर इनफ। के एक और चीज़, जो फोर्थ कमिंग महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं, तो उसके अंदर MIM की कोई नीति है कि मतलब आप लोगों ने कुछ प्लान किया कि आप पूरी की पूरी जितनी भी सीट्स हैं उन सब पे इलेक्शन लड़ेंगे, उन सब पे अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे? कोई मनाही तो नहीं है। नहीं, मनाही तो नहीं, मैं पूछना चाह रहा था। हाँ, हम लोग को जहाँ तक के ऐसा लगेगा, अल्लाह ने चाहा तो हम लोग सब जगह से लड़ने की कोशिश करेंगे जहाँ से हम लोग जीतने की उम्मीद रखते हैं, इंशाल्लाह। सो इसी के अक्सर ये आपने पहले भी सवाल सुना होगा, तो इसी से रिलेटेड लोगों से सवाल आते हैं कि यार यही MIM करती है, और जो मैं वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बद एहतरामी वाला सवाल है, बट स्टिल आई वुड स्टिल आर्ग्यू कि लोग ये कहते हैं कि यार ये MIM का काम ही है, ये अपने कैंडिडेट खड़े कर देते हैं और वोट कट जाते हैं मुसलमानों का। सो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ऐसा है ना, MIM तो आपको MIM ही दिख रही है ना जी। बाकी आम आदमी पार्टी भी तो है। जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी हमारे बाद आई, जी और उसके बाद आपने देखा होगा वो सब जगह खड़ा कर, जी। तो कोई ने आज तक मैंने नहीं सुना आम आदमी पार्टी को बोलते हुए कि ये वोट कटर है और ये कटर। Right. और जहाँ भी वो लड़ने के लिए गया तो उसको ये नहीं बोला गया कि यार ये काय को फैल रहा है, तेरा तो वहाँ पे 6 था MLA, यहाँ से हो। तो ये सिर्फ MIM के ऊपर ब्लेम क्यों? पॉइंट, MIM के ऊपर ब्लेम क्यों, ये भी पॉइंट तो है। यही चीज़ हम लोग बोलना चाह रहे कि भाई हम अगर कई कोशिश करेंगे तो कोशिश करने के बाद ही जीत है ना। बेशक ट्राई आज हम लोग ने फर्स्ट टाइम जब 2014 में इलेक्शन लड़े थे, तो हम लोग ने कुछ 14 या 12
लमसम में जी। हम लोग ने लड़े थे, तो 2 आए ना हम लोग, बराबर, और बाकी 5 से 7 जो है सेकंड पे आए थे हम लोग, बिल्कुल, उसमें से एक मैं भी हूँ। जी। ऐसी कौन सी नीति है कि केजरीवाल साहब जो है चीफ मिनिस्टर बन गए और आप अभी तक जो है मतलब जुस्तजू में ही लगे हुए हैं? तो हम में कमज़ोरी है भाई। केजरीवाल अपनी चीज़ को समझा के बता दिया, उसकी बात समझ गए, क्योंकि वो मुसलमान नहीं था, हम मुसलमान हैं तो हमको चोर बोल रहे हैं। नहीं तो चोर बोलने के लिए उंगली सबको उठाना है, क्योंकि मुसलमान को तुमको आगे जाने देना ही नहीं है, पहली बात। मेरा जो तो सवाल था ये, जैसे हिंदुस्तान में एक सेक्युलरिज्म की दौड़ चली है कि हर कोई सेक्युलर है सिवाय बीजेपी के, बराबर। बीजेपी को बोलते हैं कि सैफरन पार्टी है, ओके। शिवसेना को बोलते हैं सैफरन पार्टी है। जब हम असद साहब जो खुद जो है अपनी पार्टी को सेक्युलर बोलते हैं, तो आप सिर्फ मुसलमानों का अलम कैसा लेके चल सकते हैं? और मुसलमानों से ही तवक्को कर रहे हैं आप। हिंदुस्तान के लोग जो है असद साहब को वोट क्यों नहीं दे रहे जैसे केजरीवाल को दिए? देखो, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात कि पहली बात तो ये कि आपको मेरे को समझना है। जी जब मेरे को कोई समझने तैयार नहीं, तो मैं तो यही लूँगा, नारा ही लगाता रहूँगा ना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल के। बेशक। तो कोई पहले मेरे को तो समझे, कोई समझने तैयार नहीं, उसको तो 2 मिनट लगा लोगों को समझाने के लिए। आज जो पैमाने में आज उसके पास है 47 सीटें हम्म, जी एमएलए की हम्म, टोटल में, हम्म, तो वो 47 सीट 2 मरतबा जीता। जी जी। हमारे पास से हमारे लोगों के अंदर सब हमारे मुसलमान लोग हम्म, कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे हुए। जी। और आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि सबसे जास्ती अगर कोई हमको चोर बोलता है तो हमारा मुसलमान ही बोलता है, वो भी कांग्रेस के अंदर बैठ के बोलता है। और आप देखे होंगे कि कांग्रेस के अलावा, हाँ। मतलब मुसलमानों के अलावा कांग्रेस के अंदर दूसरा आदमी बोलता है नहीं कि ये लोग जो है शौकार है या चोर है या कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही जी बोलता है हमारे को। तो बराबर, आपको आगे इसलिए बोलता है कि वो मुसलमान अगर उसको गाली या कोई अनशन हमको ब्लेम नहीं करेगा तो उसकी सीट जाती है। ओके। ये बोले भाई तेरे तुम लोग वो कर रहे हो, ये आदमी मुसलमान सही कर रहा है, तो फिर इसका मतलब तू काय के लिए इधर पे, तू भी आ जाए माई में। मतलब जो है जैसे एक नॉन मुस्लिम अगर अपना ये इंटरव्यू सुन रहा होगा, बराबर ना, तो एक वो उसके दिमाग में रहेगा कि एमआईएम पार्टी जो है अपने आप को सेक्युलर बोल रही है, लेकिन एमआईएम के जो प्रवक्ता है, एमआईएम के जो कर्ता धर्ता है, वो सिर्फ मुसलमान 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 ही करते रहेंगे और मुसलमान से ही तवक्को भी करेंगे और मुसलमान पे ब्लेम भी डालेंगे। तो ये हिंदुस्तान को बड़े कैनवस में नहीं दिख रहे, खाली अपनी कम्युनिटी को एक मतलब प्रोपोगंडा, मतलब एक इनिशिएटिव लेके चल रहे हैं। और प्रोपोगंडा जो है संविधान का लेके चलते हैं और काम सिर्फ मुसलमान का करने के वास्ते बोलते हैं। तो इसको आप कैसा मतलब टैकल नहीं नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग मुसलमान का ही काम कर रहे हैं, तो आप जाके हैदराबाद चेक करके आओ जी जी। एक टाइम, तो वहाँ पे सेकुलर ही है, दलित भी हमारे साथ में, जाति तक के मुसलमान ठीक है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, मगर दलित भी उतने ही पैमाने में आ रहे हैं। तो ये आपको यहाँ नहीं दिखेगा। ये 47 से ये पार्टी हमारी जी। एम जी। तो उस टाइम से ये लोगों ने MIM ने पूरे लोगों को कवर करा हुआ है। अगर दलित के ही वोट हमको मिल जाते हैं तो अब हम जो है कम से कम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो जानी चाहिए आज दिन तक। तो वो तो टाइम में है ना, सबको तो सिखाना पड़ेगा ना, डंडोरा तो हम पीट चुके। अब जिसको आना आएंगे, जब मैं कबूतर को दाना डालूंगा तो लोग आएंगे ना मेरे पास खाना खाने। अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब आपकी मिसालें बहुत अच्छी रहती है। हैदराबाद का आपने जिक्र किया, तो हैदराबाद से एक का नॉर्मली जो एक यंगस्टर बच्चा जो इंडिया के अंदर है, आप किसी से भी जाकर के पूछेंगे, चाहे हैदराबाद, बैंगलोर, ये 2-3 मेजर सिटीज़ है जो आईटी की हब कहलाई जाती हैं। एंड इफ़ यू गो डाउन हैदराबाद, तो हैदराबाद का जो आईटी हब का साइड है वो बहुत सॉलिड, बहुत ब्यूटीफुली डेवलप्ड है। बट इफ़ यू गो डाउन टू ओल्ड हैदराबाद, जो असद साहब की मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे वैसा डेवलपमेंट देखने नहीं मिलता जैसा लाजा हैदराबाद के अंदर है। देखो, ये चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि आप उधर ही से पूछे तो बेहतर होगा, ठीक। क्योंकि मैं उतना वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं तो असद साहब को जानता हूँ, क्योंकि मैं जिसको लाइक करता हूँ वो तस्वीर मेरे दिल में लेके घूम रहा अच्छा, हूँ, तो जी। मैं उससे लव करता जी। हूँ। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि वो कोई को देखती नहीं, सिर्फ डायरेक्ट देखती है। तो मेरा उधर से, तो वो हैदराबाद के अंदर कम और जास्ती का क्या है, वो उधर से बात कर। फेयर इनफ पॉइंट। खाली असद साहब की बात भी नहीं है, हम देखेंगे अभी आरिफ नसीम खान साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो, असलम शेख के कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, जितने भी मुस्लिम एमएलएज हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जो मुस्लिम पॉकेट्स है वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे एकदम 0 ऐसा क्यों रहता है? और ये इस बात पे थोड़ा सा एक ऐड कर दूं, फिर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सही बात है, ये एक पैटर्न आपको अक्रॉस द बोर्ड आपको देखने मिलता है, इररिस्पेक्टिव आप कोई भी पार्टी के पार्टी हों। देखो, हाँ। आप एज लॉन्ग एज आप मुस्लिम एमएलए हो, एमपी हो, तो वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम होगा बतौर बाकी सारी चीज़ों के। मिसाल के तौर पे आप मलाड में, मालवनी में देख लें, मालवनी में आप बाकी सब जगह पे चले जाएं, कांदीवली, मीरा रोड, ऑल द वे डाउन तक का डेवलपमेंट बहुत हाई लेवल पर। मालवनी 1 नंबर 5 नंबर से लेकर के एंड तक का ऐसा ही है। हालांकि वो तो खुद स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं।
तो खैर उनका सवाल नहीं है, बट मैं एक प्रेमिस ये सेट करना चाहता हूँ कि ये अक्सर ऐसा क्यों देखने को मिलता है हाजी साहब? तो ये वहाँ के कौम मुसलमान लोगों को देखना चाहिए कि जो आदमी काम नहीं करता है हाँ। तो उसको लाने की ज़रूरत क्या है, हमारे में कमजोरी आज फिर ये मुसलमान बात फिर हसद साहब के ऊपर भी जाती है, ओल्ड नहीं हैदराबाद तो के हस्ते। हमारे पास वहाँ का मैंने आपसे क्या कहा, मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के ऊपर बात करूँ, वहाँ की बात करने को वहाँ की बात करूँ। असद साहब के बारे में आप बात कर रहे हो तो मैं वहाँ हैदराबाद में नहीं हूँ, यहाँ बॉम्बे में हूँ। आप बॉम्बे के हिसाब से बोल रहे हो तो कमी तो सब जगह है। जी तो जी। मैं कहीं पे भी इन पे भी ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, ना उन पे ब्लेम करना चाहता हूँ। वो आप जाए उनसे पूछे, ना Fair इनसे enough. ना मेरे से। नहीं, फेयर मेरी इनफ। बारे में बात करो मैं उसके अंदर बोलूँ, मगर ये है कि जो आदमी काम नहीं करता है उसको आप क्यों ला रहे हो, बराबर, ये कॉमन में है। सही बात। सही बात। अब अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को आप ला रहे क्यों, और फिर उसके बाद ब्लेम करते हो कि मैं फिर कल फिर बुलाया। ठीक तो मैं इस चीज़ को नहीं बोलना चाहता हूँ, जी। मगर जब आपने सवाल किया है तो जब आदमी काम नहीं कर रहा है तो वो उधर के एरिया से पूछो कि भाई ये आदमी को फिर तुम लोग क्यों ला रहे हो। बराबर, सही बात। सही बात, मेरा सही ये है बोलना। सही बात। इसी से रिलेटेड एक चीज़ कि आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा चल रहा है, और रिसेंटली मेरे ख्याल से जब बिहार में इलेक्शंस हुए थे, और ये चीज़ आप मेरे ख्याल से आप लोग 5 सीटें लड़े थे और 5 में से 4 जीत करके आए थे मेरे ख्याल से। हाँ नहीं, 5 जीत करके आए थे 5 जीत के जी, 6 और लड़े थे, हाँ 6 सो लड़े। 6 लड़े थे और 5 जीत के आए थे, एंड विच वॉज अ वेरी स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस। नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, स्पेशली बिहार के अंदर। हावेवर वर्स्ट पार्ट, वो सारी खुशी जो थी वो शॉर्ट लिव्ड रह गई, क्योंकि उसमें से 4 जो पार्टी के लोग थे उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव को ज्वाइन कर लिया। सो इस चीज़ के लिए मतलब फिर आप डिसअपॉइंट नहीं हो जाते, और फिर इसको आप लोग काउंटर कैसे करते हैं, एमआईएम काउंटर कैसे करता है कि इतनी मेहनत करके, इतने इनरोड्स करके, कहीं ना कहीं एमआईएम की लीडरशिप जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो नॉर्मल मुसलमान हैं उन्होंने तो इसीलिए वोट दिया था क्योंकि एमआईएम ने आकर के अपना मैनिफेस्टो या वगैरह जो भी चीज़ पेश की थी, इसलिए आपने वोट दिया, और वो लोग बाद में पार्टी चेंज कर लिए। तो ये तो उम्मत के साथ धोखा हो गया, क्योंकि आपने काफी बार जिक्र किया कि यार उम्मत रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, आई एग्री, आई एक्नॉलेज कि उम्मत रिस्पॉन्सिबल है, मगर दूसरी तरफ एमआईएम की लीडरशिप भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया? क्या आप लोगों ने वेटिंग प्रोसेस या ये सारी चीजें नहीं की थी? इसको आप कैसे जवाब देंगे उम्मत को? देखो ऐसा है ना कि आप जब कंसल्टिंग करते जी जी कंसल्ट करते कोई भी चीज़ को अगर बनाते जी। उसमें सीमित और रेती अगर कम हो हाँ। तो उसके हिसाब से वो आदमी के अंदर या उसकी नस्ल के अंदर गद्दारी है तो मैं उसके अंदर कैसे बोल सकता हूँ। एमआईएम तो फेयर है, So, अब उसकी नस्ल ही खराब होगी। हाजी साहब बहुत कैंडिड और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, may अल्लाह ब्लेस यू। उसी से रिलेटेड फेयर इनफ, तो खैर आपने उसका तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड, महाराष्ट्र के अंदर अभी 2024 के इलेक्शंस की सरगर्मियां चालू गई। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने डेट भी अनाउंस नहीं की है, फॉर सम रीज़न वो डिले हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर आप ऐसा क्या देखते हैं, या एमआईएम की जो पॉलिसी है, या ऐसा क्या चीज़ एमआईएम एक्सपेक्ट करती है? क्योंकि देखिए जाहिर सी बात, अगर आप उम्मत के लिए या इवन आवाम के लिए भी कोई आवाज़ उठाना चाहते हैं तो आपको एक सर्टन लेवल की सीट्स तो जीत के आनी पड़ेंगी। तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने परसेंटेज की सीट्स आप लोग जीत सकते हैं, या कितनी सीट्स आपकी आएंगी इंशाल्लाह आपके अनुमान के हिसाब से? देखो अगर चुपलासी वाली बात करेंगे तो मैं तो 215 सीट जीतने वाला हूँ। इंशाल्लाह। चुपलासी वाली बात जो जी। नेक्स्ट वो इम्पॉसिबल है। राइट। मगर जब बात जहाँ की आती है तो Practically. हम लोग तो ख़ास तौर पे जहाँ मुसलमान जास्ती होते हैं उधर ही पे लड़ना है। अच्छा। तो सो अब यहाँ मुसलमानों के ऊपर है कि हमको कितनी सीटों से आप लोग जिताएंगे। जी अब अल्लाह चाहेगा तो मैं समझता हूँ कि हम तो सब टोटल टू टोटल नहीं जीत सकते, कम से कम कुछ नहीं तो अगर हम लोग अगले टाइम 2 थे तो 5 तो होना ही चाहिए हमारे को इंशाल्लाह। जहाँ तक कि मेरा जो जहन है 5 से 7 सीट जीतने का उम्मीद है। 100%। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसा आवाम में एक बंदा जो है ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है और आदमी उसको वोट देता है, तो एमआईएम जो है इलेक्शन से पहले वो जो 5 साल है वहाँ पे जो लोकल बंदा रहता है जिसको वो सीट देने वाले हैं, उसको इस तरीके से नर्चर क्यों नहीं करते कि वो आवाम के बीच में आवाम का काम करे, फिर 5 साल के बाद उसको वोट मिले? ये अचानक जो है 6 महीना पहले किसको भी कैंडिडेट को अपॉइंट कर देते और बोले इसको वोट दो, तो कौन ऐसा वोट देगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है हमारे लोग में कैसे होता है कि अभी मेरे साथ में अभी एमआईएम का मैं जैसे मैं ही समझूँ मैं बहुत एमआईएम से लड़ रहा हूँ, बहुत एमआईएम के लिए काम कर रहा हूँ। जी। उसमें क्या होता है कोई आपस में जो होता है उसको जो नर्वस कर देता है, राइट। तो नर्वस करने की वजह से क्या होता है सामने हमारे हाई लेवल जो होते हैं देखते हैं कि यार यार ये आदमी का अच्छा दिखता है, बराबर। इसीलिए उसको उसकी टिकट को काटने की सोच रखते हैं अच्छा, आपस में ही अंदर? आपस में। अच्छा। मगर ऊपर के लेवल का आदमी कभी ये नहीं सोचता है क्या
फेयर ना। एक और चीज़ हाजी साहब कि हमने देखा कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर ना रिलीजियस लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल रहा है, स्पेशली पोस्ट पार्टीशन हमारे पास में हमने देखा कि हमारी रिलीजियस लीडरशिप बहुत एक्टिव थी। इनफैक्ट प्री पार्टीशन भी जब अंग्रेज़ों से लड़ने की भी बात थी तो हमारी रिलीजियस लीडरशिप काफ़ी एक्टिव थी। सो अक्सर हम माशाल्लाह से बड़े बड़े उलमा इकराम जो हैं, चाहे वो देवबंद मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों या सुन्नी दावत इस्लामी या बरेलवी मकतबा फ़िक्र से या जो भी दिगर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों। सो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बड़े जो देवबंद मेजॉरिटी जो हैं, तो आप देखेंगे उन्होंने पिछले 50 साल से सिर्फ कांग्रेस का ही दामन पकड़ा है। इनफैक्ट ओपनली वो कांग्रेस से उनको नॉमिनेशन की सीट्स भी मिलती हैं, वो बाकायदा ये आइडिया को प्रोपोगेट भी करते हैं। सो ऐसा क्या हुआ कि एमआईएम को वो रिलीजियस लीडरशिप का सपोर्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने अभी रिसेंटली इलेक्शंस में देखा, स्पेशली महाराष्ट्र की बात करें तो माशाल्लाह से बहुत बड़ी उम्दा शख्सियत है सज्जाद नोमानी साहब, तो उन्होंने खुल करके एंटी बीजेपी इनडायरेक्टली इंडिया अलायंस के सपोर्ट की, वोट बेस की बात की, और फिर हमने सुना भी मस्जिदों हुआ में ना, गांधी। फिर वो हाँ, दी सो भी ना। क्या वजह है कि जो रिलीजियस लीडरशिप है इतनी प्रो कांग्रेस है? और क्योंकि आप भी अगर उम्मत का काम करना चाह, हालांकि तो क्लेम भी नहीं कर रहे कि हम मुसलमानों का कुछ काम करेंगे, आप तो ओपनली क्लेम कर रहे हैं कि आप उम्मत का काम करेंगे, तो फिर रिलीजियस लीडरशिप आपके साथ क्यों नहीं है? कॉमन सेंस है कि कॉमन बात है ये बात पे कि मुसलमानों नहीं जिताया अगर, जी, तो उसकी ऑफिस में जा जाके बोलते थे कि ये हमने तेरे को जिताया और तू हमारे साथ ऐसा करता। अब ये बात आ गई 2019 में। कौन बोलते थे? 2020 अवाम में अवाम वारिस बोल। पठान हार गया, अच्छा, यशवंत यादव आया, जी यामिनी यादव। जी, उसकी ऑफिस में कोई मुसलमान जाके ये नहीं बोलते हुए मैंने देखा कि ये मैंने तेरे को जिताया बोल के। बराबर। तो हम में जो जी कमी है ना, ये चीज़ की बहुत जास्ती कमी। मुसलमान जब वोट देता है तो उसके बाद उसको मतलब जलील करने के लिए खड़ा देता है। नहीं, अब दूसरी बात की, जैसे एमएलए है, जी। एमएलए है वारिस पठान था, जी, तो उसमें ये चीज़ ना होना चाहिए था। तो उसमें उसने कौन सी चीज़ नहीं किया? बराबर। जितना यशवंत यादव ने काम नहीं किया होगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ वारिस पठान की, मैं काम बता रहा हूँ, जी, उतना किसी ने भी मदनपुरे के अंदर काम नहीं किया, सब बिल्डिंगों में। बराबर। सो मैं फंड लाया उसने, सब जी। कुछ किया, मगर उसके बावजूद भी आज भी अगर कोई बोलेगा कि वारिस पठान यहाँ से लड़ेगा तो बोलेंगे नहीं, इसको नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा। इसलिए नहीं लड़ना चाहिए कि अल्फाज जो है उसके, हम्म। उसकी अल्फाज जो है थोड़े कड़क जैसे अल्फाज है, तो बोले अरे भाईगिरी करता, बोले 100% मैं बता। अच्छा। तो हम में जो चीज़ की कमी है, ठीक है, वो लोगों को मेकअप नहीं कर पाया, तो आज जरा थोड़े लोग उसके से नाराज है। मगर जहाँ चीज़ ये चीज़ है कॉमन, मैं बताऊंगा हाँ। कि मुसलमान जहाँ रहता है तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत जास्ती खास तौर आती है। तो ऐसा मैं आपसे पूछता हूँ और मैं आवाम से भी पूछता हूँ कि ऐसा क्यों? नहीं, वो तो सही है, मैं समझ गया ये आपका एक्सप्लेनेशन, पर मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है कि जैसे खुल करके खास करके जो देवबंद की लीडरशिप है या तबलीगी जमात की लीडरशिप है वो खुल करके कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को सपोर्ट करती है, तो वैसा सपोर्ट एमआईएम के लिए क्यों नहीं है? क्या आप लोगों ने रिलीजियस लीडरशिप के साथ में नहीं, सबके साथ बात की है, सब हाँ हाँ बोलते, मगर वोट देने जाते तो क्या मालूम किसको देते। सबके साथ बात की। मदनी साहब का एक बयान आया था कि हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप क्रिएट नहीं हो सकती, और उनकी अगर बात- असद साहब खड़े रहते हैं ना, असद साहब को भी इससे बरात कर लेनी चाहिए। अगर वो करते हैं तो हम उनके अगेंस्ट में खड़े रहेंगे। तो ये ऐसा क्यों है मामला? मैं आपको थोड़ी देर के लिए ये बात फिर वापस समझाता हूँ कि एक आदमी तुम्हारे से अटैच है, अब तुम्हारे से अटैच है तो तीसरा आदमी खड़ा है तुम्हारे इंतज़ार में, मेरे इंतज़ार में, कि मैं इसको कैसे हटाऊँ। अब आप है कांग्रेस, मैं हूँ आपका कार्यकर्ता, एमएलए, एमपी, जो भी XYZ में उसमें, तो तीसरा आदमी खड़ा है कि इसको कैसे हटाने का। तो तीसरे आदमी को मैं उसको ब्लेम करूँगा कि साहब वो ऐसा है, वो वैसा है, ये ब्लेम करने के लिए कि मुसलमान है। अभी जो आदमी आपने बताया मदनी साहब, 101% मैं आपको बोलता हूँ कि वो कांग्रेस में होंगे। हाँ, वो तो सपोर्ट करेंगे। तो फिर क्या है, मैं कहाँ फिर गलत बोल रहा हूँ? तो वो अपनी जगह तो खाली करेगा ही नहीं। अब अगर एक असदुद्दीन ओवैसी अगर आ रहा है और चिल्ला के बोलता है मैं ईमान वाला हूं, तो बोलते हैं अबे गलत है। अबे गलत है तो सही कहाँ है तो बता दूं। पॉइंट। यानी मतलब मदनी साहब को ये था कि अगर असद साहब अगर लीडरशिप में आ जाते तो हमको कोई जीनेगा नहीं। बिल्कुल। ओके। आज आप मेरे को बताए कि पार्लियामेंट में सबसे अच्छी आवाज किसकी? असद साहब। किसी और के पास क्यों नहीं? क्या एक ही मुसलमान है क्या? बराबर, क्या एक ही आदमी को हक है क्या बोलने का? बराबर। तुमको नहीं है, तुम्हारा जिम्मा नहीं है इसका, तुम भी तो ईमान वाला है। तो मैं, मेरी जगह, मैं खा खा के, हराम खा खा के हो चुका हूं, तो मेरे पास जो है और दूसरी जगह है नहीं, हाँ। तो मेरे को तो सिर्फ दुम ही हिलाना है।
आप ये बताएं कि अगर कांग्रेस से भी, अगर आज इंडिया अलायंस से भी अगर कोई लोग जीत के यहाँ से जाते तो किसी माई के लाल में ताकत होगी क्या कि विधानसभा में भी जाके कुछ बोले? वो तो उनको बोलना पड़ेगा कि मैं बोलूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं। पूछ पूछ के बोलना और यहाँ पे क्या तुमने वारिस पठान की कितनी स्पीच देखा? बराबर। क्या उसने उसको पूछ के बोलना लगा? नहीं, बिंदास बोला वो। इम्तियाज जलील जब एमएलए था तो तुमने देखा उसको कैसा बोलते थे। तो हमारे में तो कोई बात की पाबंदी है ही नहीं, और हमको किस बात की शर्म भी नहीं है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने माशाल्लाह से हाजी साहब। ये वाला पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड्स, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शंस है, आप मुसलमानों से मुखातिब होंगे तो क्या मुखातिब होंगे, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुसलमानों से? मेरे को तो शर्म आती इस मामले में बोलने के लिए, क्योंकि मुसलमानों को कोई भी तरीके से कुछ भी बोलो उनको मगर हाजी साहब ये बार बढ़ चढ़ करके मुसलमानों ने वोट दिया इंडिया अलायंस को, तो इंडिया अलायंस को दिया ना, कोई मुसलमान को थोड़ी तो ये ना वोट देने की तो इस्तेताअत रखते हैं ना इस्तेताअत मुसलमान। रखते हैं। तो उनको यही तो चीज नहीं समझ में आती है। तुम टीका लगा के आ जाओ तो तुमको वोट मिल जाएगा, मगर टोपी वाले को वोट नहीं देंगे लोग। यहाँ पे हमारी जो कमी है, ये बात की कमी है, आप जाए देख ले। तो कौन उनको मजबूर कर रहा है टीका लगाने वाले पे वोट दे और टोपी वाले पे ना सब दे? क्या है, मौलाना लोग हैं और कौन है? सारे मौलाना ही मिले हुए। अभी आपको मैं चंद 2 दिन पहले की बात बताता हूँ। जी। हिंदुस्तानी मस्जिद बोल के है, उधर पे सब कोई वो हुए कि वो कौन साधु जो है अल्लाह के रसूल के गुस्ताखी किया था, हाँ। उसके लिए मीटिंग बैठी। अच्छा। साहब बहुत बहुत मुसलमान आए, हमको भी बड़ी खुशी, अरे वाह ये मुसलमान लोग हैं। जी। थोड़ी देर के बाद एक आदमी ने कान में फूका कि अगर तुम लोग यहाँ बैठे हो सबको अरेस्ट किए जाएंगे। तो मालूम पड़ा थोड़ी देर के बाद वो सारी मीटिंग खलास हो गई। बोले क्या हुआ? तो बोले 1 हफ्ते के लिए अंदर चलाएगा। एक आदमी 1 दिन के लिए नहीं जा रहा, 1 हफ्ते का नाम सुन के तो बेहोशी हो गई, भाग ही गया। ये कहाँ से? साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि बुजदिली हमारे रोम रोम में आ गई। हराम खा रहे हैं, इसके लिए बुजदिली आई है। इस्लाम के अंदर है, जो हराम खाएगा वो बुजदिली रहेगा। तो ये ऐसी कैसी मुसलमानों की मानसिकता हो गई है कि उसको नॉन मुस्लिम के अंदर अपना लीडर नज़र आ रहा है और मुसलमानों में अपना लीडर ही नज़र नहीं आ रहा है। मतलब ये सबक कौन पढ़ा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? देखो ऐसा है ना कि कॉमन में है कि हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का राज चलता है। बराबर। कौन ऐसा सोचता है? मुसलमान ही सोचेगा, मैं नहीं सोचा। मैं तो मुसलमानों के बारे में इस बात की एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ जी। कि मुसलमानों को ये बात ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के अलावा किसी की नहीं चल सकती। आज आप बीजेपी के अंदर देखो तो बहुत जास्ती तक के मुसलमान अंदर है। तो इसलिए मालूम उसे अपने स्वार्थ के लिए कि भाई मेरा काम बन जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और लोगों को बोलते कि भाई मेरे पीछे 500 आदमी पीछे खड़े। तो जहाँ जैसा देश वैसा भेज इन लोग करना चाहते हैं। बाकी इनको कोई बात का वो नहीं है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, इनको ये इनका स्वार्थ है। चाहे वो दाढ़ी रखे टोपी रखे, उससे कोई किसी से लेना देना। एक चीज़ का तो क्रेडिट देना चाहूँगा एमआईएम को कि फैक्चुअल बेस पे कि जो बाबरी मस्जिद का मामला हुआ था तो असद साहब ने और एमआईएम ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जब जजमेंट भी आया तो असद साहब ने बोला कि ठीक है जजमेंट आ गया, हम उससे नाखुश हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे हाँ कोर्ट के जजमेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको एक्नॉलेज करते हैं। पर ही स्टिल वेरी ओपन अबाउट, और एमआईएम भी काफ़ी ओपन अबाउट है कि वो एक ऐसा जख्म है जो हमको ज़िंदगी ता क़यामत तक का हमको मिल चुका है। बट एक तरफ आप मुस्लिम लीडरशिप ऐसी देखते हैं और एक तरफ आप देखते हैं माशाल्लाह से उनके नाम के भी आगे हाजी अरफात साहब हैं, ठीक है, तो वो वहाँ से ईंट लेकर के आए हैं और वो अयोध्या के अंदर जो मॉस्क के लिए आज जगह एलोकेट की है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर मस्जिद बनने वाली है। तो हाजी अरफात साहब के ये सफ़र को आप किस तरीके से देखते हैं, ए एज अ एमआईएम पॉलिटिकल पार्टी और एक बहैसियत एक मुसलमान? देखो सबसे पहली बात ये है कि हमारे मुसलमानों को कहीं पे भी रुकावट नहीं है, मंदिर में भी जाने के लिए नहीं है और मस्जिद में भी जाने के लिए नहीं। बिल्कुल। और ना हिंदुओं को मस्जिद में जाने के लिए बिल्कुल एंट्री नहीं है। बिल्कुल सबको जाने का, बिल्कुल सबको आना है। अब उसको ऐसा लग गया कि मेरा खुदा यही है पत्थर तो लेके आ गया और ला के लोगों को बता रहा है कि भाई मैंने पत्थर लेके आ गया हूँ। और पत्थर के हिसाब से भाई मेरे को थोड़ी खुश कर रहा है, तू तो उसको खुश कर रहा है, उनके ऊपर वाले को खुश कर रहा है। तो उसके लिए मैं इसमें यही बता सकता हूँ, मैं कुछ नहीं बता सकता। ऑनेस्टली हाजी साहब पहले बहुत सारे हम लोगों ने इंटरव्यू किए पर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और फनी है, बट माशाल्लाह अरफात साहब के साथ में वो जो सूफिया कराम का एक बड़ा ग्रुप है, और आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और बुज़ुर्गों के कायल हैं। तो हाजी अरफात के पीछे जो सूफिया कराम जो एक जो ग्रुप माना जाता है मुसलमानों के अंदर, उनका इतना बड़ा सपोर्ट है, तो उस ताल्लुक़ से आप क्या बोलते हैं कि मतलब? देखो ऐसा है कि सबसे पहली बात कि बुजुर्गान दीनों के दरबार में जाने के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो मुसलमान हो। बेशक ओके सही। तो वो बात तो आपकी बात। अब रही बात, अब झोला पहन ले टोपी और दाढ़ी का तो मेरे दिल में क्या है, तुमको क्या मालूम?
अब उलमा समझ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा होगा, राइट। ये उलमा समझ रहे हैं कि भाई ईमान वाला होगा। अब वो उलमा समझे, वो समझे कि कौन ईमान वाला है कौन गैर है। बेशक। ये तो मतलब क्या है, बाकायदा इस अल्फाज के साथ में ये मामला, ये प्रोग्राम चलाए जा रहे थे कि अरफात साहब के साथ में सूफिया कराम का बहुत एक बड़ा बहुत बड़ा तबका जो है ना, उनके सपोर्ट में वो जो कर रहे हैं। तो आप ये तो बताइए कि क्या सूफी इकराम जो है, क्या वो गैर मुसलमान से ईमान में नहीं आ सकते? आ सकते। आ सकते हैं ना। आ सकते ना, तो हो सकता है जो गैर ईमान से ईमान में आए होंगे और वो ईमान दिल से नहीं लिया होगा तो। यानी आप ये बोल रहे हैं कि जो अरफात बस वही जो बता रहा हूँ, साफ बता समझ रहा हूँ। हमारे ईमान में अगर कोई आता है तो हम तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के अगर समझा देते हैं तो वो बराबर। ईमान में आ जाता है। बराबर। हमारा ईमान बोलता है। मगर वो जो ईमान में आता है तो क्या वो ये बता के आता है कि मेरे अंदर ईमान नहीं है, मैं तुम्हारे को सिर्फ चुपलासी कर रहा हूँ? हाँ। बहुत बड़ा ब्लेम डाल रहे हैं। नहीं, मैं ब्लेम थोड़ी डाल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये बात ही है। हाँ, क्या है? आप ब्लेम के ऊपर मत जाइए, आप ये जाइए कि मैं जो अल्फाज बोला हूँ क्या है। बेशक। अगर मैंने आपसे कहा माजल्ला, आप बुरा बुरा नहीं मानना कि अगर समझो आप गैर है, आप गैर मुसलमान है और मुसलमान ईमान में आए, तो क्या मेरे को आपको चेकिंग करना पड़ेगा कि आपके दिल का पहले निकालो आपका दिल कि आप मुसलमान हुए या नहीं हुए बोल के? बराबर। ऐसा कोई हालत तो है नहीं। तो बस फिर तो ये तो चोला है, ये पहन लिया। फाइन। हाँ जी साहब, नॉर्मली ना ये पूरे पॉडकास्ट का मतलब ये द उम्मत थिंग्स, क्या उम्मत के जो एकदम कठिन, जैसे आपने बोला ना कि मैं हक बात करूंगा, स्ट्रेट बात करूंगा, भले सही लगे बुरी लगे, अदब एहतराम के दायरे में, तो उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, नॉर्मली ऐसा कोई पूछता नहीं है मेरे ख्याल से, मैं आपसे पूछूं कि आपको MIM में अगर आप उसके सदर होते, ठीक है, तो 3 चीज़ें अगर आपको सही करनी होती तो आप क्या सही करते जो ज़्यादा बेहतर होती? सही से मुराद मेरा ये है कि उसको और बेहतर कैसा किया जाए। सो व्हाट वुड यू देखो, हैव? सबसे बड़ी चीज़ कैसी है कि मैं जगह जगह घर घर मोहल्ला मोहल्ला घूमता हूँ। जी। पहले भी जब मेरे को पद नहीं मिला था तो भी और आज भी जी। मैं कोई पद पे नहीं हूँ, जी। मगर मेरा जनरल सेक्रेटरी नहीं है, जॉइंट सेक्रेटरी। जी। तो मैंने पहले भी ऐसे ही काम किया था, मैं मोहल्ला मोहल्ला जाता था, मोहल्ले के हर आदमी को पकड़ता था और उसमें मैं बोलता था कि आप लोग आओ, देखो हर आदमी को एक सपोर्ट की ज़रूरत है। बेशक। और मैं वो वैसा सपोर्ट करता था। आधी रात को मैं उठ के उसके साथ में जाता था। जी। ईद का टाइम था और समझो नाला सुपारा के अंदर हमारा पोस्टर लगा हुआ था, उसमें कोई ने कालिक पोस्ट दिया था अच्छा। नाला सुपारा में, अच्छा। इतना भाई दूर। ठाकुर की जगह पर। अच्छा। मैं ईद की रात को यहाँ से गाड़ी लेके निकला था, चौकी में जाके बैठा था कि किसी की मजाल कि हमारे उस पर वो करना। उसमें से ऑफिसर भी था, ऑफिसर ने भी मेरे को वो दिया, दिलासा दिया कि मैं इसके ऊपर इंक्वायरी करूँगा, और कुछ वर्कर पे इंक्वायरी भी हुई और FIR भी हुआ था। अच्छा। और उसके बाद में एक्शन हुआ नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैंने नहीं देखा। और उसके ऊपर मैंने एक छोकरे को लगा दिया था, उसका नाम है हुसैन ताज, ठीक है। वो उसके ऊपर फॉलो किया था। उसके बाद मैंने नहीं पूछा। जी। सो 3 चीज़ मतलब इन द सेंस MIM लीडरशिप का अगर आपके इख्तियार में होगा तो आप क्या बेहतर करना चाहेंगे? क्या नए चेहरे लाना चाहेंगे यंगस्टर्स में से? क्या चेहरा कुछ? तो ज़रूरी है, चेहरा सबसे बड़ी, और मेरे पास वैसा है और जी। मैंने ऐसा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आदमी को सबसे पहली चीज़ है सपोर्ट। जी बिल्कुल। तुम्हारा सपोर्ट होना चाहिए आधी रात को। राइट। आधी रात का अगर सपोर्ट है, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो तुम्हारे सपोर्ट में रहेगा। MIM ही करेगा। आप देख ले 2014 से लेके 2016 तक की, आप मेरे सब फेसबुक पे जाके देखे, धमाल से काम किए। राइट। 2016 के बाद हम लोग काम करना बंद कर दिया। अच्छा। वजह? काम करना बंद कर दिया मतलब इन द सेंस खामोश हो गया, जी। क्योंकि हमको बोल दिया गया कि आप जनरल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी, सॉरी, जी। हम जॉइंट सेक्रेटरी पे आके बैठ गए, खामोश हो गए। सो ये तो मतलब बैक ट्रैक हो गया ना? हाँ, तो जिसको अच्छा लगा, जिसने भी हमारी कंप्लेंट किया होगा, उसको अच्छा लगा करके हम चुप हो गए, पीछे आ गए। देखो क्या होता है, हर आदमी तरक्की का दुश्मन है। मगर ये मैं तरक्की जाती थोड़ी है। अब मैंने आपसे क्या कहा, चोला बदलने से दिल नहीं बदलता। बराबर। तो हर जगह पे अभी आपकी पूरी बॉडी है, बॉडी के अंदर सबसे सबसे गंदा पार्ट आपको मालूम है क्या है? पेट है। पेट। और अगर आप यहाँ से काटोगे ना तो खून निकलेगा, बास नहीं बने, मगर बराबर। पेट फाड़ेगा ना तो बास निकलेगी, बराबर। खून नहीं निकलेगा। बराबर। खून कम, ज़्यादा। बदबू जास्ती आएगी। जी। तो सबसे पहला पेट है। लोगों को सबसे पहला पेट देखना है, तो पेट देख के काम कर रहा। बराबर। कहीं तो कुछ तो था ना फिर जो हमको हमको रुकाया गया काम पे। एक और इल्ज़ाम MIM पे लगता है अक्सर, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर जो सवाल होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पे लगाती है। BJP बोलती थी यार कांग्रेस जो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करती है, गांधी फैमिली, ठीक है, तो कांग्रेस फिर पलट के जवाब देती कि यार आप लोग भी देखो, अमित शाह हैं, जय शाह है, या बाकी सारी जो पॉलिटिकल लीडर्स है BJP, उधर भी डायनेस्टी चलती है, सिंधिया साहब हैं, XYZ।
सेम चीज़ ममता बनर्जी और उनके भांजे पर भी आती है, अभिषेक बनर्जी वगैरह। तो हर एनसीपी के अंदर भी पवार साहब है, उनकी फैमिली है। सो एक सेम इल्ज़ाम जब एमआईएम दूसरे पे लगाती है तो लोग पलट के ये इल्ज़ाम एमआईएम पे लगाती है, तो यार आपके अंदर भी तो पॉलिटिकल डायनेस्टी है। पार्टी इस्टेब्लिश हुई असद साहब के वाले साहब के टाइम पे, और फिर असद साहब, फिर अकबरुद्दीन साहब, और मोर और लेस सेम सिचुएशन है। तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? सबसे पहली बात आप ये बताइए कि आपकी शादी हुई, जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बच्चे भी होंगे, बेशक। तो अगर आपके घर के अंदर है हाँ। तो आप अगर बाहर जाओगे तो आपके घर का धनी कौन होगा? आपके बच्चे ही होंगे। राइट। तो कॉमन सेंस है। अब अगर कोई कुछ भी बोलता तो उससे अपने को क्या क्या, मैं मेरे घर के अंदर दूसरे को लाके खड़ा कर सकता हूँ क्या? नहीं। बस हो गया। सो बेसिकली आप डायनेस्टिक, point है। आप उसको गलत नहीं समझते? नहीं, गलत कैसे होगा पहले बताओ? मेरे घर में कोई दूसरा राज कर सकता है क्या? ओके। पॉलिटिकल पार्टी आपका घर कैसा हो सकती है? देखो, सबसे पहली बात, घर नहीं होता आपके लिए, नहीं होता मेरे लिए, वो फैमिली हो गई, घर नहीं हुआ तो। फैमिली बोले तो आप एकदम कलेक्टिव सिचुएशन में लेंगे तो हिंदुस्तान को फैमिली मानेंगे ना, हाँ, क्योंकि तो हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिक्स कर रहे मैंने हैं। आपसे जो कहा वो बात पक्की है कि अगर मेरे को कोई बोलेगा तो मैं इसको ना नहीं बोलूँगा, बोलूँगा ये बात सही है। सो इनका ओपिनियन है कि बेसिकली अगर कोई गलत डायनेस्टिक नहीं है है। तो इसमें कोई गलत अगर इसमें उसको और थोड़ा अपन फॉरवर्ड करेंगे, जैसा कांग्रेस के पास तो सर जो कभी वो किसी और को भी प्रेसिडेंट बनाए हैं उन लोगों ने, है ना, तो उनके पास चेहरा है। नहीं। अभी असद साहब को आज पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल से 15 साल हो गया होगा, ज़्यादा ही 15 साल नहीं, 22 साल, 22 साल हो गए, है ना, 22 इंटू मतलब 27, जी। है ना, तो 27 साल हो गए। हाँ 27। अब 27 साल में आप ये देखिए, ये अभी मैं उनसे अफेक्शन से बात कर रहा हूँ, है ना, और उनकी मोहब्बत में एक डर से बात कर रहा हूँ, ऐसा समझ के चलिए मेरे सवाल को, मतलब अफेक्शनेट सवाल समझिए, उनके अगेंस्ट में नहीं कर रहा हूँ मैं। कि 27 साल की सियासत में असद साहब ने अपना रेप्लिका नहीं तैयार किया अब तक का। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी देवे, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना। आज अगर उनका इंतकाल हो जाता है अल्लाह तो अल्लाह। एमआईएम को आप कहाँ देखेंगे? बताइए ज़रा आप। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी में वो कैलिबर है असद साहब की जगह लेने की? वो तो वक्त बताएगा इस मामले में। तो आपको ये डर महसूस नहीं होता है कि मतलब इन लोगों ने जो, जैसा घड़ी घड़ी जब मैं स्टार्ट में भी ये सवाल पूछा था कि जैसे ये दूसरी पार्टीज को बोलते हैं कि तुमने अभी तक का मुस्लिम एक मतलब लीडर तैयार नहीं किया, कि मतलब मुस्लिम कम्युनिटी को मतलब तुम यूनिफॉर्मली, यानी दूसरी कौमों के भी अगर फलाह और बहबूदगी का काम हो रहा है तो साथ साथ पैरेलल टू दैट जो मुसलमानों की भी फलाह और बहबूदगी का काम होना मांगता है, जो कि आप लोग नहीं कर रहे, ऐसा जो है असद साहब का इल्ज़ाम है। तो तुमने भी तो अपने साथ में किसी अभी तक का ऐसी कोई कैलिबर को तैयार ही नहीं किया कि खुदा ना करता अगर आपका इंतकाल हो जाए तो कौन फिर? एमआईएम तो फिर ढेर हो जाएगी। हाँ, असद साहब है ना, अकबर साहब है ना, अकबर साहब भी टैलेंटेड। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब मैं एक को लीडर बनाया हूँ तो उसके पीछे मेरे को फॉलो करना है। राइट। मतलब मेरा सवाल सही है हाँ ना? हाँ हाँ, आपकी बात सही है। अगर असद साहब के बाद कौन, हम्म, तो असद साहब के बाद अकबर साहब है ना, अकबर साहब के बाद बहुत से दूसरे बहुत पीछे है। ऐसा नहीं कि खलास हो जाती चीज़, मगर एक टैलेंटेड को दूसरा टैलेंटेड चैलेंज नहीं कर सकता। हम में जो आज ईमान वाले में जो कम हमारे ईमान वाले में जो आज कमी है, तो एक टैलेंटेड को दूसरा टैलेंटेड पैर खींच रहा है। हमारी पार्टी में ये चीज़ नहीं है। अकबर साहब टैलेंटेड है, मगर अब वो अपनी टैलेंटेड कब बताएंगे? जब उनको वो पोजीशन मिलेगी। बात समझे। तो अभी हमारे पास असद साहब है जो सब जगह फेस कर सकते हो, कर रहे हैं ना। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन हम आते हैं, और ये है ना, नॉर्मली कुछ सवाल है ना जो हमारे बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं ना, स्पेशली वो ये अलग अलग फिलोसफीज पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड है, उनके एकेडमिक कुछ सवाल है। सो मिसाल के तौर पे हाजी साहब, जो वो सारे बच्चे जो पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ते हैं, कम्युनिज्म, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी वगैरह, तो उनका ये सवाल होता है ना कि डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम ना, उसके बहुत सारे फ्लॉज हैं। मिसाल के तौर पे अगर लेट्स से एमआईएम को इंडिया की जो भी मुसलमान पॉपुलेशन है सारी मिलकर के वन साइड वोट कर दे, तब भी अपनी हम पार्लियामेंट में मेजॉरिटी तो नहीं बना पाएंगे, राइट। सो पार्लियामेंट में अगर कोई बिल नहीं पास करने के लिए आपको एक साइजेबल मेजॉरिटी चाहिए, तो आप बिल तो रोक नहीं पाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं सुन रहा था बहुत सारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे थे कि यार जो सीए एनआरसी का मसला हुआ है उसमें हमने कुछ कानूनी गलत नहीं किया है, हमने इलेक्शन करवाए, लोगों ने हमें वोट दिया, हम पार्लियामेंट में गए, हमने बिल पास किया और बिल पास हो गया, और इसी तरीके से आप लोग रोकते रहोगे तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? तो सवाल बच्चों का ये होता है ना कि अगर सारे मुसलमानों ने मिलकर के वन साइड एमआईएम को वोट भी कर दिया, तब भी आप पार्लियामेंट में कोई बिल तो रोक नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी ताकत तो 20-25% है। नहीं, कम से कम 80 MP आ सकते हैं। 80 MP, कम से कम मेरी 80। हाँ, कम बेस 80 तो 100% आना है, उसके ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगी। तो ठीक है। क्या बिल नहीं पास और फेल नहीं कर सकते?
कैसे कर पाएंगे अगर मेजोरिटी मोर देन 245 रहेगी? 245 में क्या, 245 टोटल 80 तो हमारी हो गए। जी 80 अगर हमारी हो गई तो बाकी हमारी भी तो सहमत के लोग होंगे ना जी। आपके 80 कैसे आएंगे? पूरे इंडिया लेवल के अंदर। एमपी अगर आप देखेंगे तो 80% हमारे लोगों की 80 उसमें सीट 80 सीट आने के चांसेस है, आप गौर करके लेना। अच्छा, यूनानी में से अगर मुस्लिम कम्युनिटी एमआईएम को वोट देंगी तो 80 सीट आ MIM अगर मुसलमान खड़ा है, अगर मुसलमान वन साइड में आता है और मुसलमान को ही वोट देता, नॉट हाँ, कंपलसरी फॉर द MIM, किसी अगर को मुसलमान एक मुसलमान जहाँ खड़ा है उसको वोट देता है तो 80 सीट कम से कम आना चाहिए, MIM से नहीं, मुसलमान से। अगर मुसलमान एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मुसलमान खड़ा रहेगा वो जीत जाएगा, तो ऐसे 80 सीटें हैं जगह पे। अच्छा, आपका एनालाइज है ये। हाँ, फिर बात वही आ जाती है कि मतलब फिर आप सेक्युलर पार्टी कहाँ रहे? जैसे बीजेपी भी बोलती है कि भाई मैं हमको मेरी हिंदू फिर वोट वापस बोल रहा हूँ, मैं MIM की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं Overall Obviously मुसलमान अगर वोट उतारती है जगह से, और अगर मुसलमान की जगह से उतारती है मुसलमान को, तो ऐसा कम से कम 80 सीट हमारी आती है कॉमन में। जी कांग्रेस है, एनसीपी है, जो भी XYZ में हो, अगर जगह सही जगह पे अगर डिवाइड करती है। जी। अभी देखो हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी से अपन तजावीज़ कर जा रहे हैं, बराबर है। इसमें खाली अपन मुस्लिम झंडा लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से जो है ना हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अपन इंसानी हुकूक के अगर अपन ऊपर चलते हैं, है ना, और असद साहब जो है इंसानी हुकूक पे बात भी करते हैं माशाल्लाह से, ऐसे बात नहीं कि नहीं करते। लेकिन क्या वजह है कि हम जो है नॉन मुस्लिम वोटर्स को जो है ना जनरेट नहीं कर पा रहे, मुस्लिम तो हो ही नहीं रहे। तो इसका मतलब इसको आप टैकल कैसा करेंगे? मतलब कितना वक्त लगेगा आपको, मतलब एक इस्टेब्लिश्ड पार्टी होने के लिए? हमारे इस्लाम में बोलते हैं सब्र, जी। हम सब्र से हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, हमारे में सब्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग सब्र कर रहे हैं। आज मैं बोल रहा हूँ तो कल फिर बोलूँगा, फिर तीसरी मरतबा फिर बोलूँगा, ट्राई एंड ट्राई, यही वापस अल्फाज बोलता हूँ, ट्राई एंड ट्राई Until अंटिल you यू succeed. सक्सीड। तो आप कोशिश करते रहे, इंशाल्लाह। आप मायूस ना हो, आज नहीं तो कल आपके दिमाग में ज़रूर आएगा। अभी जैसे हिंदुस्तान अभी ये रेप केसेस से टैकल कर रहा है, ऐसा समझिए। तो असद साहब इतनी जुरत कर सकते हैं कि इस्लाम के अंदर रेपिस्ट की सज़ाए मौत है, तो इस पे एम्फेसाइज करके वो कुछ दूसरी पार्टीज़ के साथ में मिल के और अफेक्टेड लोगों को मिला के इस तरीके से अपना एक बयान जारी करे कि मतलब कम से कम रेप के मामले में तो इस्लाम की ये जो पॉलिसी है इसको आप लागू करो, ऐसा कुछ हो सकता है? ये तो चालू है ना फिलहाल, तो आप देख लेना 2-4 दिन के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। असद साहब जो है बहुत ट्राई कर रहे हैं सब लोगों को जुड़ाने की, दूसरी पार्टी भी चाह रहे हैं बिल्कुल। कि ये पार्टी भी हमारे साथ मिल के आ जाए। जी। जिस दिन मिल के आएगी तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोशिश बहुत जास्ती फास्ट है, और आज से और कल के अंदर मेरे ख्याल से आपको ये भी मिल जाएगा, आपको डेबिट भी मिल जाएगा साहब का। जी। वो पहले वाली सवाल पे थोड़ा सा मुख्तसर रोशनी चाहूँगा हाजी साहब। जब आपने कहा ना कि लेट्स से मुसलमान अगर वोट करेंगे, असद साहब को छोड़ दें, कोई भी मेजॉरिटी एक पार्टी पे मुत्तफिक होकर के हम वोट कर दें तो रफली राउंड अबाउट पार्लियामेंट में 80 सीट्स आ जाएंगी। तो टोटल सीट्स कितनी हैं? 245 के आसपास हैं। तब भी पार्लियामेंट में बिल कैसे पास होता है? मेजॉरिटी अगर एमपी वो चीज़ पे वोट कर दें, लोअर हाउस में राज्यसभा में मेजॉरिटी एमपी उस पर वोट कर दें, भले सामने वाला 49 हो, अगर 51% आपके पास में वोट्स हैं तो वो बिल पास हो जाएगा प्रेसिडेंट से के अप्रूवल के लिए। नहीं तो मेरा कहना ये है, आपकी बात को मैं बराबर समझ के बात कर रहा हूँ कि मेरा बोलना ये है कि मैं 80% पे हूँ। आज आप मैं डेवलपिंग भी करता हूँ जी। तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर मेरे को 75% के ऊपर अगर मेरा सहन आपकी रजामंदी हो जाती है, 25% नहीं आता तो मुझको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। तो अगर मेरी पार्टी में, अगर मेरी पार्टी नहीं मतलब मुसलमान एक साइड खड़े हो जाएंगे जी तो कोई बिल पास होने की ज़रूरत नहीं आती, कहीं से भी नहीं आती। फेयर इनफ पॉइंट। सेकंड, ये पॉलिटिकल साइंस के सिस्टम से रिलेटेड जवाब सवाल है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में और दुनिया भर में जो मामला चल रहा है, तो जो यंगस्टर जनरेशन है ना, ये बहुत ज़्यादा है ना, जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम है ना उससे नाखुश है। और ये सिर्फ मुसलमान बच्चों की बात नहीं, गैर मुसलमानों की भी मामला आता है। मिसाल के तौर पे वो ये सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम से इतने ज़्यादा नाराज़ हैं, ये अपने आप को अलाइदगी महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका का एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो अमेरिका के अंदर जो गाज़ा फ़लस्तीन का मामला हुआ, तो उन्होंने भी, पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारा सिस्टम उन्होंने वहीं से बोरो किया है। वो लोग पढ़े लिखे बच्चे थे, पर पढ़े लिखे बच्चे अपने MP MLAs के पास नहीं गए, उन्होंने एहतजाज किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में
प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज़ में, सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और पुलिस ने उनको मारा और हुक्मरानों ने जुल्म भी किया। और जब हम उनके इंटरव्यूज वगैरह देख रहे थे तो वो ये कहते थे कि ये सिस्टम लायक ही नहीं है, कि ये हमारी कभी आवाज़ सुन नहीं सकता और ये मासूमों के लिए कभी लड़ नहीं सकता। वही सिस्टम ब्रिटेन में भी है, वही सिस्टम इंडिया के अंदर भी है। आप इंडिया के अंदर भी देख लें, जो वोटिंग परसेंटेज है, वोटिंग परसेंटेज मेरे ख्याल से 45% इंडिया तो वोट भी नहीं करता, और उसमें एक बहुत बड़ा तबका यंगस्टर्स का है। वो यंगस्टर्स का जो पढ़े लिखे नौजवान है, मुसलमान गैर मुसलमान, एंड दे आर लाइक यू नो व्हाट, ये हमारा कुछ फायदे का नहीं है, ये कुछ भी नहीं दे सकता हमको, इररिस्पेक्टिव जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मेरा पॉलिटिकल एफिलिएशन जो भी हो। मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर एवरेज सैलरी 9,000 रुपया महीने की है। कैसे एक इंसान सर्वाइव कर सकता है? मिसाल के तौर पे आप कांग्रेस से भी पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, गुर्बत क्यों है इंडिया के अंदर, वो कहेंगे यार गुर्बत ये करप्शन है, वो करप्शन है। मगर दुनिया भर के जितने भी एकेडमिक्स हैं, जो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, वो ये कहते हैं दुनिया भर के अंदर पैसा तो बहुत है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग की वजह से ये जो सूद की लानत है, जिसको सारे इब्राहिमिक फेथ, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम ने हराम किया है, उसकी वजह से। तो गुर्बत तो हम खत्म ही नहीं कर सकते। तो जो बच्चे हैं जो इससे नाखुश हैं, एक इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता, तो हम गुर्बत कैसे खत्म करेंगे? तो जब पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो राहुल गांधी साहब हों, चाहे असद साहब हो, जब ये कहते हैं कि हम इंडिया के अंदर हमें इख्तियार मिला, ये इस्तितार मिला, तो हम गुर्बत को खत्म करेंगे, कैसे कर सकते हैं? आप इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम थोड़ी हटा सकते हैं। पहले आप ये बताइए कि ये आप या मैं या कोई और भी जी वली अल्लाह नहीं है जी बिल्कुल। कि गुर्बत खलास कर बिल्कुल। गुर्बत खलास हो ही नहीं सकती। अच्छा फर्स्ट एंड ऑल आप ये बताइए कि आप एक अकेले आदमी हैं, जी। तो आप खा खा के कितना खा लोगे? 4 दिन के भूखे तो बहुत से बोल 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 4 दिन के भूखे हैं तो तब भी आधा किलो, और क्या उससे ज़्यादा पेट ही नहीं। 250 ग्राम से भी कम खाओगे। हाँ वही मैं बोला, पेट ही नहीं है, इस्तितार मतलब जैसे 250 ग्राम से भी, जबकि रोज का आपका मामूल है कि मैं 250 ग्राम खाता हूँ, अब बस- 4 दिन भूखा रहने के बावजूद भी आप 250 ग्राम ही खाओगे, क्योंकि पेट की उससे इस्तितार कम हो। हाँ 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 क्योंकि क्या है, एक्चुअली गुर्बत खलास हो ही नहीं सकती। जी आप एनालाइज कर ले और आप देख ले, गौर कर ले, तो गुर्बत खलास होने का ये तो सिर्फ बातें, अगर कोई बोलता है तो ये बातें, अच्छा। बात समझे। तो गुर्बत खत्म नहीं हो सकती। गुर्बत खलास नहीं हो सकती, क्योंकि अगर खलास हो भी जाती है तो भी गुर्बत ही रहता है। आदमी को एक आदत हो जाती है भीख मांगने की। जी आपने सुना होगा कभी राजा भिखारी औरत को लेके आ गया तो बीमार हो गया, राइट, तो बीमार हो जाएगी पब्लिक, बराबर। तो फिर वो भीख मांगेंगी तो तभी जाके तो ताकत आएगी। अब एक मोटा मोटा एग्जांपल देता हूँ, हिस्टोरिकल एनालिसिस। जैसे मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मदीना में इस्लामिक मुसलमानों की बात हो रही है, जब मदीना में रियासत कायम हुई थी, और वो रियासत अगले 1400 साल तक का 80% दुनिया पे इस्लाम का सिस्टम चलता था, और जो बची कुछ ही दुनिया थी उस पर क्रिश्चियनिटी का, और दोनों के अंदर मईशत जो थी सूद से खारिज थी, राइट। और आप देखें तो दोनों के अंदर मेरे ख्याल से ये पूरे टाइम फ्रेम के अंदर मुश्किल से इन्फ्लेशन रेट 6 या 7% भी नहीं पहुंचा। सो और उसका उसूल जो है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहूदियों को भी, ईसाइयों को भी और मुसलमानों को सूद को हराम किया है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, ए ईमान वालो, अगर तुम सूद में मुब्तला हो तो ये ऐसा है जैसे तुमने अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जंग का ऐलान किया। और हमने देखा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन की लाइफ में, कि उस वजह से गुर्बत का काफ़ी मामला, ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, वो सारे मामला टेकन केयर हुए। सो जब आवाम की जो यंगस्टर्स हैं, जो एक बच्चा ग्रेजुएट होता है इंडिया के अंदर, वो ये बोलता है यार अगर एवरेज सैलरी इस कंट्री की 9,000 रुपया महीना है, आप 50,000 रुपये लेकर के मुंबई में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसका क्या हल है? चलें, बाकी सबका तो हमको तवक्को नहीं है, उनसे उम्मीद नहीं है, आप एमआईएम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसका क्या हल है? कल को मिसाल के तौर पर लेट्स से अज्यूम कि एमआईएम पावर में आ जाती है और उनके पास में इख्तियार आ जाता है, तो वो इस चीज़ को कैसे टेक केयर करेंगे? सैलरी और नौकरी वाला मसला है। अच्छा। क्या एमआईएम प्रेसिडेंट में, मतलब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन रही। हाँ, अब अगर आप मेरे को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं तो सो उसके लेट्स से लिए अज्यूम अगर बन जाए इंशाल्लाह, तो तो उसके लिए फिर वो थिंकिंग बाद में होगी। इंशाल्लाह ठीक है, फेयर इनफ पॉइंट। भाई आपको कुछ ऐड करना है? अभी उम्मत को जोड़ने का आपके पास मतलब कोई राय अमल है? कुर्बानी, कुर्बानी इन द सेंस, बोले आप कुर्बान हो जाएंगे, हाँ किसी को कुर्बान कर देंगे? कुर्बानी ज़रूरी है ईमान को। ईमान में कुर्बानी, हमारा इस्लाम कुर्बानी से, और इस्लाम खलास कुर्बानी से। तो वजह तो रहेगी ना कुर्बानी की, मतलब आपके पास एक राय अमल है? मेरे मुसलमानों को कुर्बानी के अलावा कोई चीज़ नहीं समझेगी, ना समझने वाली। कहाँ पे कुर्बानी देंगे? जहाँ पे वक्त लगे और जहाँ पे आदमी लगे। जैसा कि एक मिसाल अगर कोई चीज़ हमको कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं हमारी सुन रहा है, तो उसके लिए जद्दोजहद करो, जी जंग लड़ो, बेशक। मरने मिटने के लिए खड़े हो जाओ। तो कोई राइफल खड़ा कर रहा है तो राइफल के आगे भागो मत, खड़े हो जाओ, मार दे, तो वो कुर्बानी है। जब तक कि मैं मरूंगा नहीं तो कोई को समझ में आएगा नहीं कि ये मौत कैसे मरा। और अगर मैं यहाँ खड़े रह के चिल्लाता हूँ कि मेरी मांगे पूरी करो, तो कभी पूरी नहीं होने वाली। इस्लाम वही है। अच्छा देखिए, ये हमारा जो मल्टी बिलियनर तबका, वो भी बोल रहा है कि हमारे पास कायद नहीं है। हमारे पास वो केला बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला, वो भी बोलता है कि हमारा कोई लीडर नहीं है।
मिडिल क्लास तबका भी वही बोल रहा है कि भाई हमारा कोई लीडर नहीं है। तो ये अचानक जो है मुसलमानों की जमात के अंदर लीडर का बहरान क्यों आ गया? सबसे पहली बात, मुसलमान जो है जंगी है। अगर मुसलमान अपने आप को अपने आगे नहीं जाने देना चाहते, मुसलमान लीडर मानना ही नहीं चाहता किसको। अगर मुसलमान लीडर मानता तो असदुद्दीन ओवैसी तो खुल के बोलता है कि मैं ईमान वाला हूँ। मानो तो सही, कोई मानने ही तैयार नहीं है। अभी जब जो लीडर का जो अगर अपन डेफिनेशन अगर ढूंढेंगे निकालेंगे तो हमको सीधा 1400 साल पहले जाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुर्बत में लोगों को परवान चढ़ाया। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा काम क्या किया कि मतलब हम उसको लीडर मान ले? अच्छा सवाल। आप एक काम कीजिए, थोड़ा मेरी ये इंटर जी जो हो जाए, इंशाल्लाह। उसके बाद आप हैदराबाद चले और पूरी आप जाके इंक्वायरी करें तो एक बच्चा जब पैदा होता है स्कूल जाता है 5 साल का, और जब से लेके 10th क्लास तक फ्री, किताब कापी कपड़ा लत्ता जूता मोजा सब। तो ये तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही है ना कि नहीं, प्राइमरी एजुकेशन जो है नहीं, ये जो है असद साहब और अकबर साहब के तरफ से चीज़, वहाँ के लिए, गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। अभी जैसे आपने ये मुंबई में ये खुद आपने अपनी होटल अपनी स्कूल बनाया हुआ है, जी, जी। हॉस्पिटल बनाया हुआ है, बाकी बहुत सी सहूलतें वहाँ पे हैं। आप जाके देखे तो सही, एक इसमें नहीं 3 हॉस्पिटल बनाया। इसमें अभी जैसे हम किसी को सहूलत देते हैं, उसकी तकलीफ़ में काम आते हैं, इसलिए हम लीडर हो जाते हैं, या एक लाए अमल है जिसकी वजह से एक शख्स जो है ना लीडर गर्दाना जाता है? यानी वो लाए अमल कौन सा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लाइन ऑफ एक्शन बताया। जी। तो हज़रत उमर फारूक ने क्या किया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया? हमारे को आइडियोलॉजी तो वहीं से लेनी पड़ेगी ना। हम अली और उस्मान नहीं बन सकते, हम अबू बकर और उमर नहीं बन सकते, लेकिन वो लाए अमल भी तो नहीं छोड़ सकते ना। तो वो लाए अमल इस्तेमाल में नहीं आने की वजह से, या उसका प्रोपोगेशन नहीं होने की वजह से, या मिंबरों पे से घड़ी घड़ी उसका बयान नहीं होने की वजह से हमारी उम्मत के अंदर ये जो लीडर का फकदान, एक फिल इन द ब्लैंक जो आ गया है, उसको पूर्ण करने का काम आप क्यों नहीं उठाते? सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो पार्टी है जी 1947 से, जी जब 1947 के अंदर आपके वालिद साहब और आपके वालिद साहब से पहले भी एक थे, वो लोग ये काम कर रहे थे, तो ये कंटिन्यू पे आया, तो कंटिन्यू पॉलिटिक्स में आई। तो पॉलिटिक्स के साथ साथ में ये काम करा गया। जब आपको शायद मालूम होगा पोलो बोल के जो वहाँ पे एक्शन हुआ था, जी, तो उस टाइम असद साहब के वालिद भी थे। जी। असद साहब के वालिद ने ये चीज़ों के ऊपर बहुत जास्ती अमल करते हुए लोगों को सपोर्ट किया। तो असद साहब, और ये जो आप बता रहे हैं कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा काम क्यों नहीं किया, तो ये तो साथ में काम कर भी रहे ना, और पॉलिटिक्स पार्टी भी है इनकी। नहीं, मेरा सवाल आपने समझे, मेरा सवाल अच्छे से समझा। अभी 1947 की आप बात करेंगे तो 1947 में उस पार्टी ने या उस घर ने असद साहब के वालिद को दिया उम्मत को, और अब तक का 2024 तक का असद साहब को दिए। यानी 1947 से लेके अभी तक का 70 साल में खाली ये 2 ही नफूस उस पार्टी ने या उस घराने ने दिए। मेरी बात अच्छे से समझिए। ये MIM AIMIM से ही मैं सवाल कर सकता हूँ, मैं शिवसेना से सवाल नहीं कर सकता हूँ। ये अभी जैसा आप जो है अपने आप को मुस्लिम समझ रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के अलमबरदार समझ रहे हैं, तो हम ये जान रहे हैं कि आप जो है मुस्लिम के मसाइल को दूर करने में जो कोशिशें कर रहे हैं, आप मुस्लिम को लीडर क्रिएट करने में कोशिश क्यों नहीं करते कि मतलब मुसलमानों को एक लीडर मिले करके? सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन के वालिद, ये 70 साल में ये 2 नफूस पैदा हुए, मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। इस जिम्न में आपकी क्या मेहनत है? यही बात मैं तो आपसे पहले भी बोल रहा था, अभी भी वापस बोलता हूँ। आप शायद असद साहब की स्पीच नहीं सुने। असद साहब बोलते हैं कि मेरे को हर घर के अंदर, दोनों अकबरुद्दीन ओवैसी भी असद साहब भी बोलते हैं, हर घर के अंदर हमको सियासती चाहिए, हर आदमी एक जगह नहीं हर जगह पे आके खड़े रहना चाहिए। सही बात, असद साहब खुद बोलते हैं। असद साहब ये नहीं बोलते कि मैं तुम्हारे को बनाता हूँ, मैं तुमको सब, मैं खुद बोलता हूँ कि मेरे को मुसलमान लोगों को लीडर बनाना है। आप लोग बाहर आए, आप स्पीच में भी सुन ले, अकबर साहब की भी स्पीच में भी यही दिया हुआ है। आउटपुट वो तो आप लोगों के ऊपर है। हम तो पूरी कोशिश हमारी कर ही रहे। अब अगर आपको इंटरेस्ट खाने का जो आपके पसंद का है वो खाओगे तो आपकी थाली में होगा तो खाओगे ना,
और जिसको नहीं पसंद हो तो वो क्या करे। वापस फिर रिवर्स आता हूँ मैं आपको बताने के लिए कि भाई कांग्रेस पार्टी के अंदर और दूसरी पार्टियों के अंदर मुसलमान लोग हैं, तो एक मुसलमान पार्टी कैसे खड़ा होने देंगे। मुस्लिम लीग भी थी, आपको मालूम है जी, जी, कितनी जी। सोर्स फोर्स से थी, ये भी मालूम है। जी। तो उसको खलास किया किसने? बराबर। कांग्रेस ने। हाजी साहब, इसी पे एक छोटा सा ऐड, अभी रिसेंटली ना एमआईएम के लिए मेरे ख्याल से रईस लश्करिया साहब को एक पोस्ट पे अपॉइंट किया गया राइट। तो हमारे बच्चे जो होते हैं माशाल्लाह, जो आजकल एक बड़ा रुझान चला यंगस्टर्स के बीच में कि इस्लामिक तारीख का मुताला करना, खुलफा राशिदीन की तारीख का मुताला करना, पढ़ना, और जाहिर सी बात है तो वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं खुलफा राशिदून का। तो ये एमआईएम के दिमन में, और बच्चे काफ़ी आजकल इंटेलेक्चुअल हो गए माशाल्लाह से, ये सारी चीज़ों का इल्म रखते हैं। तो बच्चे ने पूछा कि भाई हमने देखा है कि एक मुसलमान लीडर वो होता है उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा, जो 80% दुनिया पे रूल करते हैं, और उनकी हालत ये है कि मदीने की गलियों में चादर ओढ़ करके गरीबों के हालात जानने के लिए निकल रहे हैं। एंड ही सेड टू मी कि यार अभी एमआईएम ने, मेरी कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है उनसे, एमआईएम ने रईस लश्करिया साहब को अपॉइंट किया है, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का हेड या मुंबई का हेड, मुंबई का हेड। पर वो बंदा जो BMW और मर्सिडीज से नीचे उतरा नहीं है, सड़कों पे घूमा नहीं है, ट्रेन और बस के धक्के नहीं खाया कर, तो फिर वो आवाम के दुख दर्द कैसे समझेगा। जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि अगर उम्मत भूखी है तो मैं भूखा रहूँगा, ताकि मुझे पता हो कि उम्मत का दर्द क्या है। तो जो महाराष्ट्र में, जहाँ पे मोर देन 60% लोगों के पास में बेसिक हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है राइट, जो रोज़ ट्रेन और बसों के धक्के खाते खाते आधे लोग गिर के मर जाते हैं, तो उनका अगर लीडर वो बंदा होगा कि जिसके जो BMW और मर्सिडीज से नीचे उतरा नहीं है, बहुत बड़े बिल्डर हैं पेशे से मेरे ख्याल से, हाउ वुड ही रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ द पीपल। तो फिर आपको रईस लश्करिया के बारे में मालूमात नहीं है। जी रईस लश्करिया ये कुछ सालों पहले जी बिल्डर बने, जी जी। मगर इनका फ्यूचर देखा जाए तो गुर्बत से आए हुए, अच्छा, मेहनत किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, भाइयों ने सब अल्हम्दुलिल्लाह, मिल के आज अल्लाह ने उनको तरक्की दी। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो इससे पहले आप मेरे को बताए 2014 के पहले आप जरा बताए कि लश्करिया ग्रुप कहीं देखे थे क्या? जी, मेरे इल्म में नहीं है, मगर अगर आप हमारे बता रहे इल्म हैं तो में है, हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये उससे पहले ये समझ लेना कि 2000 जी, के हिसाब से 2000 तक के 2000 के बाद से ही लोग आस्ते 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 करके इंशाल्लाह। ये सलम करे। जी तो जी भाई आदमी को अगर पॉलिटिक्स करना है या आदमी को किसी का अच्छा करना है तो मेरे पास आएगा तो अच्छा करूंगा ना मैं। बेशक। जब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो कैसे होएगा। तो सही आपने बात। बोला कि भाई मर्सिडीज, तो मर्सिडीज तो आ जाइए ना। जी जी, पहले तो कल पैदल ही चलते थे ना। ठीक, फेयर उनके ना। भाई, आपने शायद उनका नाम सुना होगा, असलम है और भी दूसरे 2-3 भाई है जिनका मुझको बराबर नाम नहीं मालूम। तो इन लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ है। नहीं, बस तो सिर्फ ये आप लोग के मुंह पे है ना कि भाई मर्सिडीज में, इसमें तो आप बोल रहे हैं मर्सिडीज में, मगर ये लोग पूरे दर्द से दवा से एकदम उससे है। माशाल्लाह। नहीं और वो, अल्लाह वालों में भी है, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, दिखाते नहीं है, बन मुट्ठी है। और अल्हम्दुलिल्लाह, आज इसलिए दिखा रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में आ गए तो उसको दिखाना कंपलसरी हो गया, नहीं तो लोग वोट नहीं देंगे। बेशक, सही सही, कल तक क्यों नहीं थे? बिल्कुल। नहीं, इल्म में नहीं था हमारे, तो हम इंशाल्लाह कभी उनके साथ में भी इंटरव्यू करेंगे। आज जो आप जिस पोस्ट पे हैं, आपने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, तो आपको आज दिन तक आपने कुछ ऑफिशियल पोस्ट या वापस से आपको टिकट नहीं मिली? इस बारे में। वापस से टिकट नहीं मिली, मेरे को तो टिकट मिली हर जगह। अच्छा, आपने रिफ्यूज़ किया था नहीं। AIMIM से? जब एक बार आपको टिकट मिली तो आपको 25,000 वोट मिले थे, हाँ, तो सेकंड टाइम आपने कोशिश नहीं की? दूसरी टाइम कोशिश करने का सवाल नहीं आया था कि मैं MIM, टिकट मेरे को दे रहे थे, मैं टिकट लेने नहीं गया। वजह? वजह एक्चुअली ऐसा है कि आपको मुख्तसर बातों में समझाता हूँ। एक गरीब आदमी था, भंगार चुनने वाला बोलो। जी जी। उसको अचानक में एक डायमंड बड़ा मिल गया, तो उसने देखा, उसने जेब में रख लिया। जी। उसको ऐसा लगा कांच का टुकड़ा होगा, जो भी होगा। हम्म, उसने गया सुनार को, तो एक कॉमन सुनार जो होता है ऑर्डिनरी, उसके पास गया, तो उसने सुनार ने उठाया और फेंक दिया। बोले कांच का टुकड़ा लेके आया कर। तो उसके साथ में जो आदमी था, कचरा चुनने वाले के साथ में, जी या भंगार वाला बोलो, कच्चा चुनने वाला, तो उसने उसके साथ में जाके वो डायमंड को फिर उठा लिया। जी फिर और एक के पास गया, तो उसने भी उठाया, फेंका। जी। अरे बोले ये तो कांच का टुकड़ा। हम्म, इन लोगों ने क्या किए, एक बहुत मशहूर जो माने जाने वाला डायमंड का था जोरी। जेवरी, उसके पास चले गए। तो उसने देखा, समझ गया, बोले तो साला ये भंगार वाले लोगों को तो ये कोई नूर का हीरा मिल गया। अब अगर मैं इसको कुछ बोलूँगा तो ये तो मांग बहुत मांगेगा, तो इससे अच्छा है कि उसके सामने उठा के, तो उसने उठाया, उसको फेंक दिया, बे कांच का टुकड़ा बोल के। जैसे ही फेंका तो उनके साथ में, उसके साथ में एक आदमी था, वो देखा तो टूट गया था। तो उसने डायमंड से पूछा कि तेरे को 2 मरतबा फेंका तब तू नहीं टूटा, और अभी इसने फेंका तो टूट गया। तो उसने बोला कि 2 मरतबा जो आदमी के पास गया था ना, तो वो
ज्ञानी नहीं था, जानता नहीं था कि मैं डायमंड हूँ। मगर जो रियल आदमी के पास जब गया, वो जो डायमंड पहचानता था, जेवरी था, उसके पास गया तो उसने फेंका ना, तो मेरा दिल टूट गया कि जब मेरे को पहचानने वाला ही आदमी अगर वो नहीं पहचानता तो इसके लिए दैट इज सो डीप। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, आई बहुत थिंक अच्छी मिसाल बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। और यानी ये मैसेज देना पड़ेगा असद साहब को कि आपने एक हीरा खो दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सो खो दिया बोलेंगे नहीं, मैं खो दिया में नहीं हूँ, अच्छा। हूँ मैं, मगर अनरिस्पेक्ट में, हाँ, फेयर इनफ। अनरिस्पेक्ट, देयर इज नॉट रिस्पेक्टेबल फॉर अस, ये अल्फाज है। ओके। अल्लाह आसान अभी करे। देखो कैसा है ना, हमारे ग्रुप में भी बहुत से लोग हैं, अभी हमारे साथ के लोग भी है, सब असद साहब के बाजू में बैठते जाके। आपने कहीं नहीं देखा होगा, मैं वेयर केसेस में हूँ, जबकि असद साहब मुझको बहुत अच्छे से जानते हैं। लाइक करते हैं, बहुत अच्छे से। आपने शायद भिवंडी देखा होगा, भिवंडी के अंदर असद साहब आए थे, तो उसमें मैं इमाम था, असद साहब पीछे नमाज पढ़ा था। माशाल्लाह आप शायद देखेंगे फेसबुक पे, आप माशाल्लाह। देख लेना। जी, तो ऐसा नहीं कि नहीं, मगर क्या हुआ, जब कोई चीज़ होती है अच्छी तो उसको आदमी बराबर पकड़ के रखता है, बेशक समझता भी है उसकी बातों को। बेशक। मगर अगर नहीं समझ रहा है तो मीन्स चलिए, मेरे ख्याल से आखिरी मरहला है अभी हाँ, ये। चलो, मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करते हैं तो आखिर में आपके दिमाग में ऐसा कौन सा पहलू है जिसको पेश करने से मुस्लिम कम्युनिटी जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती है? अगर एक प्लेटफॉर्म पे आवे भी तो वो आपके लिए क्यों आवे? अगर सेक्युलर पार्टी उनको वापस से कोई चीज़ लॉलीपॉप दे सकती है और उनके वास्ते भी आ जाते हैं, तो आप जो है वो सेक्युलर पार्टी से मिलने में मतलब आपको कोई कबाहत है क्या? देखो, हमने तो ऐलान किया कि हमको आप ले लें, हम्म। अब नहीं आए तो उसके लिए हम क्या करें, मातम करूं कि मैं ईमान वाला, मैं ईमान वाला? बराबर सही। अच्छा, मुसलमानों में अवेयरनेस क्रिएट करने के थे बगैर मफाद के, चलो वो जो है उसका आउटपुट आपकी पार्टी को नहीं मिले, लेकिन उनमें एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाए कि भाई कम से कम तू अपने खुद के वास्ते तो कुछ कर ले। तो हम तो कर ही रहे ना। असद साहब हर जगह तो यही बात तो बोल रहे हैं ना। पार्लियामेंट में क्या बोलते, ये बोल रहे कि मैं वोट के लिए कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, जी। कहीं स्पीच दे रहे तो सर हम तो खुल के बोलते कि भाई ये दुश्मन है। पार्लियामेंट में क्या बोले मोदी को कि तू हमारे ईमान का दुश्मन है। कोई माइका लाल दूसरा था? आप बताए सिर्फ, वेरी फेयर। कोई नहीं। हर जगह पे हर एक बिल के अंदर असद साहब ने उठाया आवाज, मगर कोई सुने तब ना। हम मगर हमारा काम है, हम कर रहे। वही चिड़िया वाला हिसाब हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अंगार में डाल दिया गया था तो एक चिड़िया पानी लेके आए चूंच से, वो करे तो कौवा पकड़ लिया। अरे बोले तेरे उससे क्या, बोले मेरे को तेरे उससे क्या करना मेरे को तो मेरे अल्लाह से मतलब है कि मेरा नाम लिखा जाएगा कि भाई मैं पानी डालने में थी, कोशिश तो करिए, कोशिश कर रही। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम तो लिखा जाएगा ना कि पानी डालने वाले। तो असद साहब तो वही कर रहे हैं। अभी तुम मानो नहीं मानो, मेरे को क्या करना है, मेरा काम तो मैं कर रहा हूँ ना। इंशाल्लाह। तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसे ही मामला चलते रहे तो आने वाले 10 साल में आप मुसलमानों की कम्युनिटी को कहाँ देखते हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो जीरो पे देखते और होगा और तकलीफ होगी। अभी ये 4-5 जगहों पे सुनने में आ रहा है, घर घर में घुस के मारेंगे लोग। हाजी साहब, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, माशाल्लाह साहब, मैं अल्लाह रिवॉर्ड यू। बहुत अच्छा लगा, वन ऑफ द बेस्ट डिस्कशंस में, यू नो, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स के यार आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट है एंड आपने वर्ड्स मिक्स नहीं किया। अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में हम जब डिस्कशन करते हैं तो वो बड़ा सोच समझ के बातें करते हैं, बहुत डिप्लोमेटिक होकर के करते हैं। सो माशाल्लाह, इट वाज आवर प्लेजर, ये हमारी खुशनुसीबी थी और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको ब्लेस किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। इंशाल्लाह अब इलेक्शन के बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस के लिए। जब तक के लिए अलविदा, जज़ाकल्लाह खैर, वाखिर दावाना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।